कि अंकल ये डायबिटीज़ ठीक कब होगी आपकी? बेटे ये तो ना लकड़ियाँ गिल्ला ही जावेगी। मतलब चिता के क्यों होता है डायबिटीज़? आपने एक पीस चिप्स का खाया तो भी इंसुलिन उतना ही रिलीज होगा जितना आपने 4 रोटी खाई। अच्छा, जिन लोगों को डायबिटीज़ हो गई है उनका क्या हुआ, उनकी वो जो इंसुलिन वाली चाबी है ना वो घिस गई। डायबिटीज़ के पेशेंट को ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए, आपने सुना होगा ये। हाँ। उसे ज़्यादा देर भूखा नहीं, कुछ ना कुछ खाते हाँ। रहना चाहिए, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी खा रही है ये बात। उन लोगों ने जिन्होंने बार बार अपने इंसुलिन को जगाया, उन्होंने इंसुलिन की इज्जत ख़त्म कर दी। ये साइंस है, ऐसे समझाना पड़ता है। ऐसे कौन डॉक्टर समझाएगा? कोई नहीं समझाएगा। असल में अगर ये बात ना हो ना तो मुझे पकड़ लेना, किसी अदालत में घसीट लेना। जो मैं कह रहा हूँ वही सच्चाई है, वही असल बात है। डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, आज समझ लेना इसको। अगर समझ लिया क्या बात है, दावा कर रहे हैं आप? दावा कर रहा हूँ ये डायबिटीज़ में काम करेगा। अभी देखना, चेक करना इसको, अभी मैं इसका हल भी बताऊँगा। वो इंसुलिन की पहले तो उनको गोली दी जाती है, हर रोज़ एक गोली खाओ। हाँ, उससे फायदा नहीं होता। थोड़े टाइम फायदा नहीं, उन्होंने उस गोली की भी इज्जत खत्म कर दी। अच्छा, उसकी आदत लगा ली। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको इंजेक्शन देता है। जो अपनी आदत पे कंट्रोल नहीं कर रहे उनकी डोजेज बढ़ती चली जाएगी टाइम के हिसाब से। जिन लोगों में हिम्मत थी ये करने की, उन्होंने किया और उनकी डायबिटीज रिवर्स हो रही है। इसके एक नहीं सैकड़ों हजारों प्रूफ है। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ तक सुन के रह जाओगे तो 2 बार संभव नहीं है। ओके। लेकिन मैंने वो 1.5 सैंडविच खाने में कम से कम आज सुबह 35 मिनट लगाए थे। 1 महीने के अंदर आपको लगेगा चमत्कार हो गया बिल्कुल। मुझे घर से आके उठा लेना अगर मेरी बात गलत चल रही है जब दावा करते हैं अदालत में खींच लेना, घर से उठा लेना। हाँ, अगर गलत निकले तो पकड़ लेना ना। जो स्ट्रेस है और जो नींद की कमी है, ये भी इसके लिए जिम्मेदार है क्या? इससे बचने के लिए 32 बार आगे आता है निकल के। ओह, अभी एक लेडी ने मुझे बताया कि सर मेरा डिप्रेशन बिल्कुल ठीक हो गया 32 बार से। 32 बार से। कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि ये ना फेंक रहा है, यहाँ पे आके ना कुछ भी कह रहा है, भाई 32 बार तो पता नहीं क्या हो गया। अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो कुछ दिन तो हमारे 32 बार के साथ भी गुजार के देखो। 32 बार से इंसोम्निया भी ठीक होता है। लोग कहते हैं अगर किसी को एक बार थायराइड हो गया तो गोली जिंदगी भर लेनी पड़ती है, छूटती नहीं है, जस्ट लाइक शुगर की तरह। क्या ये सच है? मेरे पास आओगे तो मैं ये कहूँगा ये बिल्कुल झूठ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि थायराइड को अगर कोई ठीक करना चाहता है तो आप कहेंगे कि हर चीज़ में आप इसको कैसे घुसा सकते हैं 32 बार को। 15,000 वो केस स्टडी हैं। हाँ, जिसको आपने बताया था, उन्होंने किया, उनको रिजल्ट मिला। हाँ, यही ना? पहले ससुर जी सुने, अब दीदी सुनेंगे। मैं घर से आपके लिए एक चाकू लेके आया। अच्छा। मारने के लिए नहीं, आपको एग्जाम्पल देने के लिए। ये वाली जो छोटी सी चीज है ना, ये इसको सफेद नमक भी चाहिए होता है। तीसरा हमारा जो है वो पीसीओडी, एक बहुत बड़ी समस्या। और इसके पीछे लोग सोचते हैं कि केवल हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं। उनको क्या हुआ है, चेहरे पे बाल आने शुरू हो गए और उनके फेस पे पिंपल्स होने शुरू हो गए, खून गाढ़ा है, उनको जो माहवारी आती है, ये सारी समस्याएं जो है पीसीओडी से निकल के आ रही हैं। और उससे क्या होता है, उनके अंदर पुरुष वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं। ओके। और ये पीसीओडी को अगर ठीक करना हो तो क्या करना पड़ेगा? जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही थी, आज वो कंसीव कर पा रही हैं। चेहरे के जो बाल थे वो बाल गायब होने शुरू हो गए। जो मुहासे उनको आ रहे थे वो मुहासे आने, पीरियड्स इरेगुलर बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। लोगों को नुस्खे बड़े पसंद आते हैं, तो इसलिए नुस्खा बता देना ज़रूरी है। देखने में ये टोटका लगेगा, लेकिन ये टोटके ही ज़िंदगी में काम आते हैं कई बार ना। अगर पीसीओडी गायब ना हो जाए तो आप मुझे आगे कहना। आपने सिर्फ एक बात की है कि कर लो यार, कुछ नहीं मांग रहा। पॉडकास्ट करने का मजा तब और भी बढ़ जाता है जब आप कोई पॉडकास्ट डालते हैं और हजारों लोग कमेंट करके ये बोलने लगे कि पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए। तो ये लगता है कि सच में इस पॉडकास्ट से लोगों की ज़िंदगी बदल रही है, लोगों को लाभ मिल रहा है। ऐसा ही पिछले दिनों मैंने किया था सविकर भारद्वाज जी का। जब उनका पॉडकास्ट किया तो उस पर हज़ारों कमेंट आया और उसमें बहुत सारे लोगों ने ये लिखा कि पार्ट 2 दो। और उससे भी बड़ी बात, कोई ये कहता है कि 10 किलो वेट लूज हुआ, कोई 20 किलो की बात करता है, कोई 25 किलो, कुछ लोग तो 40 से 45 किलो भी वेट लूज करने की बात करते हैं। फिर उसमें कुछ लोगों ने ये लिखा कि वो बीमारियों पे भी बात करते हैं, तो एक पॉडकास्ट तो बीमारियों पे भी बनता है। जब तादाद बहुत बड़ी हो ना, जब हज़ारों के कमेंट हो, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये गलत है, क्योंकि लोग आकर के वहाँ ये मुहर लगा रहे हैं कि ये बात तो सही है। तो फिर हमने स्वीकार भारद्वाज जी से दोबारा ये बोला कि आइए बैठते हैं और ज़रा कुछ बीमारियों पे बात करते हैं, कुछ लोगों को और लाभ पहुंचाते हैं। तो आज हमारे साथ स्वीकार भारद्वाज जी हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं और बात करते हैं उन 3 बीमारियों पे जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं।
एक डायबिटीज़, दूसरा थायराइड और तीसरा पीसीओडी। जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो इस बारे में कमेंट बहुत आता है, खासकर जब मैं योग की वीडियो बनाता हूं। तो आइए आज बात करते हैं कि कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्या जड़ से ख़त्म किया जा सकता है कि ये हमारे शरीर में बीमारी का रूप ना ले। तो सीधे स्वागत करते हैं और आते हैं सवालों पे। थैंक यू सो मच आपका दोबारा समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद सर्वेश जी, आज आपने मुझे दूसरी बार बुलाया तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका, और थैंकफुल हूँ अपने सब्सक्राइबर्स का और आपके सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने इतना प्यार दिया। और मैंने वो कमेंट पढ़ा सर, अभी जो लास्ट पॉडकास्ट हमने डाली थी ना, तो मैंने वो जो सारे कमेंट्स में पढ़ता जा रहा था और मैं हैरान हो रहा था कि यार इतना प्यार दे रहे हैं लोग। और वो मैंने वहाँ एक कमेंट भी डाला सबसे ऊपर, आपने भी लाइक किया हुआ उसको, और उसके नीचे देखना झड़ी लगी हुई है सर, लोग बोल रहे हैं सर कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप पॉडकास्ट पे आए, हमें बड़ी खुशी हुई सर, बहुत धन्यवाद। तो मैं इस बात के लिए कैसे उनका ये तो मैं उतार ही नहीं पाऊंगा कभी जिंदगी में। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि आपको सरकार को अवार्ड देना चाहिए, कुछ लोगों ने ये कहा कि आगे अवार्ड मिलेगा। अच्छा, हैरानी किस बात की थी ना कि एक आदमी, दो आदमी बहुत किसी को मैनेज कर सकता, 25, 50, 100 आदमी मैनेज कर सकता है, 1000 आदमी मैनेज नहीं किए जा सकते। हजारों लोगों ने आगे ये प्रमाणित किया कि उन्होंने आपको देख करके ये सारी चीजें सीखी हैं और ये किया है। जी 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 जी। अच्छा, 32 बार पे तो हमने बात कर ली, हमने वेट लूज पे बात कर ली और उसका रिजल्ट भी देख लिया। अगर किसी को भरोसा ना हो तो पिछले पॉडकास्ट का जाकर के वो कमेंट पढ़ ले। अब हम बात करेंगे बीमारियों की, और खासकर 3 बीमारियों की जिसपे आप पहले से भी बात करते हुए आ रहे हैं। एक ऐसी बीमारी है जिसको लेकर के बहुत कुछ मार्केट में बेचा जा रहा है, बहुत सी बातें की जा रही हैं। कुछ लोग करते हैं कि नहीं, शुगर रिवर्सल नहीं हो सकता, नहीं, आप कहते हैं कि हो सकता है, शुगर भी ठीक हो सकता है। तो क्या ये संभव है? सर्वेश जी, संभव ऐसा हुआ है, मतलब एक नहीं सैकड़ों उदाहरण आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे जहाँ पर लोगों का मैंने इंटरव्यू लिया और लोगों ने अपने इंटरव्यू में बताया कि हमें डायबिटीज़ था और आज नहीं है। और डायबिटीज़ एक ऐसा विषय है, मैं तो आपका धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे बुलाया, क्योंकि अक्सर लोग मुझसे सिर्फ वेट लॉस के बारे में बात करते हैं। आज आप मुझसे बीमारियों के बारे में स्पेशली बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्या डायबिटीज़ जो है ना सर, एक ऐसी बीमारी है, जब डॉक्टर के पास जाओ ना तो डॉक्टर ये कहता है कि इसकी दवाई एक बार लेना शुरू करो तो ज़िंदगी भर लेनी ही पड़ती है, डोजेज बढ़ता ही चला जाता। एक मेरे अंकल थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, वो भी डायबिटीज़ की वजह से ही गए इस दुनिया से। तो हमारे यहाँ हरियाणवी में देसी भाषा में बात करते हैं। तो मैं उनसे बचपन में जब छोटा था ना, तो हम हमारे घर के पास ही थे, तो मैं उनसे बोला करता था, मैं कहा अंकल ये डायबिटीज़ ठीक कब होगी आपकी? तो बोले बेटे ये तो ना लकड़ियाँ गिल्ला ही जाएगी, मतलब जब मैं जाऊँगा ना तो तभी जाएगी। तो अब मैं बड़ा हुआ और अब मैंने लोगों को बताना शुरू किया 32 बार, तो मुझे नहीं पता था कि 32 बार से डायबिटीज़ भी ठीक होता है। तो लोगों ने मुझे आके बताया कि 32 बार से डायबिटीज़ ठीक होता है, होने लग गया लोगों का। तो फिर मैंने इस विषय के ऊपर पढ़ाई लिखाई करनी शुरू की कि डायबिटीज़ क्या है, क्यों है, कैसे है। मेरे घर में भी मेरे पिताजी को भी डायबिटीज़ है, मेरे भाई को भी डायबिटीज़ है। तो मेरी माता जी को भी डायबिटीज़ था और उस समय मैं 32 बार के बारे में नहीं जानता था। अच्छा, तो डायबिटीज़ क्या है सर, पहले तो इसको समझ लेते हैं डायबिटीज़ क्या है। एक तो ये बीमारी ऐसी है, आपको हर 10 में से एक इंसान को डायबिटीज़ पाया जाता है आज की तारीख में। किसी भी घर में जाओगे तो एक डायबिटीज़ का पेशेंट मिलना बड़ी आसान सी बात है कि मिल जाएगा, जो कि बहुत बुरी बात है कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्यों होता है डायबिटीज़? ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं इस बीमारी को ना, कि लाइफस्टाइल आपने गलत बना लिया, उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो गया। तो डायबिटीज़ का ना पहले तो ये जानते हैं कि डायबिटीज़ होता क्यों है। ये डायबिटीज़ होता इसीलिए है सर, एक तो हमारा जो खान पीन का तरीका है ना, वो कुछ लोगों का बहुत गलत हो जाता है। और वो खान पीन का तरीका हमारी जो प्रकृति है वो उसको बर्दाश्त नहीं करती, और शरीर के अंदर वो लंबे समय के बाद कैसे इम्पैक्ट करता है उसको साइंटिफिकली समझाता हूँ। मैं ही नहीं, किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो इस चीज़ को बताएगा। जो डायबिटीज़ होता है इसको साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक रेजिस्टेंस बैंड होता है ना, रबड़ होती है, उसको रबड़ को खींचो तो एक हद तक खींचेगी, एक हद के बाद वो टूट जाएगी। रबड़ वैसे तो लचीली होती है, तो वो रेजिस्टेंट बैंड ने अपना रेजिस्टेंस ख़त्म कर दिया और वो टूट गई। अब हम जो खाना खाते हैं, मैंने किसी ने भी दुनिया में रोटी खाओ, चावल खाओ, कुछ भी खाओ,
जिस भी चीज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती है, अब हमारा रोटी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कोई भी चीज़ आपने समोसा खाया, रोटी खाई, चावल खाया, मुंह में गया, आपने चबाया, डाइजेशन हैपन हुआ, तो यहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज होना शुरू हुआ। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर। ओके। जिन लोगों को ये लगता है ना कि हमें डायबिटीज़ को लोग बोलते हैं शुगर हो गई, वो सोचते हैं कि ये होती है चीनी खाने से, ज़्यादा चीनी खाने से हो जाती है डायबिटीज़। ऐसा नहीं है। कुछ लोग चीनी खाते नहीं, उनको फिर भी डायबिटीज़ होती है। पहले तो ये समझ लें, दो तरीके की डायबिटीज़ है। एक तो होती है टाइप 1 जो जन्मजात है, पैदा से ही हमें डायबिटीज़ है, उसका इलाज जो है वो डॉक्टरों के पास ही होता है, लेकिन 32 बार से उसमें भी फ़ायदा होता है, लेकिन वो बहुत कम लोगों को होती है। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ होती है टाइप 2 डायबिटीज़, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से समय के साथ आपको हो जाती है। ठीक है। 90% टाइप 2 डायबिटीज़ पाई जाती है, केवल 10% ही टाइप 1 पाई जाती है। तो टाइप 2 के बारे में हम आज बात करेंगे। तो टाइप 2 में आपने जो खाया उससे कार्बोहाइड्रेट्स बना, कार्बोहाइड्रेट्स से ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज यानी कि वही जिसको आप शुगर बोलते हो ना, वो चीनी में भी ग्लूकोज है और रोटी में भी ग्लूकोज है। कुछ लोगों को लगता है कि हम चीनी नहीं खा रहे फिर भी हमारी शुगर इतनी ऊपर रहती है, हमारी 250-300 शुगर आती। सुना आपने कुछ लोगों को कहते हैं कि हम मीठा नहीं खाते हैं, ये खाते हैं, हम तो सैर पे भी जाते हैं फिर भी हमारी डायबिटीज़ जो है वो 300 आ रही है। वो क्यों? क्योंकि वो रोटी तो खा ही रहे हैं। रोटी के अंदर भी ग्लूकोज है, चावल के अंदर भी ग्लूकोज है। तो जैसे ही ग्लूकोज हमारी बॉडी में रिलीज होता है, वो ग्लूकोज का क्या काम होता है, क्यों रिलीज होता है? ग्लूकोज का मतलब होता है एनर्जी। वो एनर्जी हमारे शरीर में सेल्स हैं, इस हाथ में ही करोड़ों सेल्स होंगी, पूरे हाथ में करोड़ों सेल्स हैं, मुंह पे करोड़ों सेल्स हैं, हम जो बोल रहे हैं सब जगह एनर्जी चाहिए शरीर को जिंदा रहने के लिए। एनर्जी, वो ग्लूकोज इन सेल्स का भोजन है। ओके। जाएगा कैसे इन तक? हमारे शरीर में हर जगह नसें हैं, अंदर खून ही खून चल रहा है, उन नसों में ब्लड के जरिए वो एनर्जी जाती है कहाँ? सेल्स के पास, ताकि सेल्स ताकत काम कर सके। अब उसको पहुंचाने के लिए ब्लड में तो पहुंच जाती है ग्लूकोज, और वो इधर से उधर जा रही है ताकि सेल के अंदर, लेकिन सेल के मुंह में डालने के लिए ग्लूकोज को एक चाबी लगती है। ओके। वो चाबी होती है इंसुलिन की। इंसुलिन यहाँ पे इस जगह एक ग्रंथि होती है जिससे इंसुलिन रिलीज होता है। ठीक है। वो इंसुलिन चाबी है, वो पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से इंसुलिन पहुंचता है, और इंसुलिन सेल के मुहाने पे ऐसे चाबी लगती है, खुलता है, फिर उसके अंदर वो जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज चला जाता है। ठीक है। जिन लोगों को डायबिटीज़ हो गई है उनका क्या हुआ? उनकी वो जो इंसुलिन वाली चाबी है ना, वो घिस गई। कभी आपने सुना है किसी ताले को हम बहुत ज़्यादा बार चाबी, गाड़ियों के साथ ऐसा होता है, गाड़ी 10-10 साल पुरानी गाड़ियाँ होती है ना, उनकी चाबी बिल्कुल घिस जाती है। एक्टिवा की चाबी देखिए कई बार घिसी होती है, बिल्कुल ही घिस जाती है, फिर वो किसी भी चाबी से खुल जाते हैं। और ऐसे क्या होता है, लेकिन ये जो सेल वाला ताला है ना, उन्होंने अपनी इंसुलिन की चाबी को इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया कि वो चाबी इंसुलिन की घिस गई और अब वो सेल का ताला खुल ही नहीं रहा। ठीक है। तो अंदर ग्लूकोज जा ही नहीं रहा। वो ग्लूकोज कहाँ रह गया? ब्लड के अंदर ही पड़ा है। अगर वो ग्लूकोज यहाँ पे जमा रहता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो ग्लूकोज क्योंकि ब्लड के अंदर पड़ा रहा, इसीलिए इसको कहते हैं कि हमारा ब्लड ग्लूकोज हाई हो गया। इसको जब चेक कराने जाते तो कहते हैं आपके ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या है, वो ब्लड ग्लूकोज हाई हो जाता है। अब आपका सवाल ये निकल के आना चाहिए कि ये चाबी घिस कैसे गई भैया? और उसकी मैं यही पूछता आपसे। हाँ, कि ये कैसे घिस गई, क्योंकि हाँ, ये तो अपने हाथ में तो होती नहीं है। हमने तो नहीं घिसाई जी, और हाँ, हम क्यों घिसाएंगे अपनी चाबी? इतनी कीमती चाबी क्यों घिसाएंगे? घिसाई आप ही ने है। आपने कैसे घिसाई है? ये इंसुलिन की चाबी क्या होती है, एक ना सेशन होता है, जैसे अभी हमारा एक पॉडकास्ट का सेशन है, ये कितना चलेगा? 1 घंटा, सवा घंटा, इतना चलेगा। तो इस 1 घंटे, सवा घंटे में मैंने जितना बोलना वो इस सेशन का पार्ट होगा। ऐसे ही शरीर में ना भोजन के सेशन होते हैं। ओके। 55 मिनट का एक साइकिल माना जाता है। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी जिसमें ये पता चला कि आप जो कुछ भी खाते हो, आपने 1 पीस चिप्स का खाया तो भी इंसुलिन उतना ही रिलीज होगा जितना आपने 4 रोटी खाई। अच्छा। एक पॉडकास्ट के अंदर यानी कि एक भोजन के साइकिल के अंदर मैंने जो भी खाया उससे इंसुलिन रिलीज होगा, और वो इंसुलिन मैंने 1 रोटी खाया चाहे 1 टुकड़ा खाया, उतनी मात्रा में रिलीज होना। लोग क्या गलती करते हैं?
55 मिनट की बजाय वो 55 मिनट उनको पता ही नहीं होता। वो क्या करते हैं, दिन में बार बार भोजन करते हैं। आप देखना, जिन लोगों को डायबिटीज़ जिनकी बढ़ी रहती है ना, उनके दिमाग में क्या कि पहले एक कॉन्सेप्ट चलता था, वो ये कहते थे कि डायबिटीज़ के पेशेंट को ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए। आपने सुना होगा ये। हाँ। उसे ज़्यादा देर भूखा नहीं, कुछ ना कुछ खाते हाँ। रहना चाहिए। लेकिन ये उनकी ज़िंदगी खा रही है ये बात। डायबिटीज़ के पेशेंट को बार बार नहीं खाना चाहिए। डायबिटीज़ के पेशेंट को जितना कम बार खाएगा उतनी जल्दी उसकी डायबिटीज़ रिवर्स होगी। तो ये तो मेडिकल साइंस के अपोजिट बात हो रही है। पहले मानती थी मेडिकल साइंस इस बात को, लेकिन आज मेडिकल साइंस भी जो मैं बोल रहा हूँ ना, वही बात मेडिकल साइंस भी बोल रही है। अच्छा। लेकिन लोगों के दिमाग में वो पुरानी बात चल रही है। पहले ये कहा जाता था कि बार बार खाओ, भूखा मत रहो। लेकिन अब क्या है, आप देखेंगे YouTube पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर दीक्षित, बहुत मशहूर है वो डायबिटीज़ रिवर्स कराने के लिए। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो भी सेम यही बोलते हैं, एक चीज़। उनसे भी पहले एक डॉक्टर जिस्टर, मैं उनका नाम ठीक से स्पेल नहीं कर पा रहा, वो वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर MP भी रहे हैं और डॉक्टर भी थे। उन्होंने भी यही बात बोली और रिसर्च करने के बाद बोली कि जितनी ज़्यादा बार खाएंगे उतनी ज़्यादा बार इंसुलिन जागृत होगा। अब वो चाबी खराब किस लिए हुई? रेजिस्टेंस हो गई। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मैं आपका मेहमान हूँ सर्वेश जी, ठीक है। आज मान लो मैं आपके घर आया, 1 साल में एक बार मैं आपके घर आया और आपने मेरी बड़ी आवभगत की। आपने पानी पूछा, चाय पूछी, समोसे, रसगुल्ले, पता नहीं क्या कुछ मंगाया मेरे लिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने क्या किया जी, मैं अगले दिन फिर आ गया आपके घर। आपने चलो फिर आपने फिर थोड़ा भी कम कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया। आपने कहा नहीं चलो कोई नहीं, है तो मेहमान ही। आपने फिर किया और मैं बेशर्मों की तरह अगले दिन फिर आ गया। फिर वो तो क्या हुआ कि धीरे धीरे करके मैंने हर रोज़ ही आना शुरू कर दिया। आपने किसी तरीके से 10-15 दिन मेरे को झेल लिया। 10-15 दिन बाद आपने मेरी इज्जत करनी बंद कर दी और आपने मेरे को चाय पानी पूछना बंद कर दिया। ये क्या हुआ? रेजिस्टेंट हो गए आप मेरे से। आपने कहा भाई दूर भगाओ इसको, बस अब नहीं बर्दाश्त होता। उन लोगों ने जिन्होंने बार बार अपने इंसुलिन को जगाया, उन्होंने इंसुलिन की इज्जत खत्म कर दी। जैसे मैंने अपनी इज्जत बार बार जाके खत्म कर दी, ऐसे उन्होंने अपनी इज्जत बार बार खत्म कर दी इंसुलिन को जगा जगा के। इंसुलिन रेजिस्टेंस ये साइंस है, ऐसे समझाना पड़ता है। ऐसे कौन डॉक्टर समझाएगा? कोई नहीं समझाएगा। असल में अगर ये बात ना हो ना तो मुझे पकड़ लेना, किसी अदालत में घसीट लेना। जो मैं कह रहा हूँ वही सच्चाई है, वही असल बात है। डायबिटीज ठीक हो जाएगा, आज समझ लेना इसको। अगर समझ लिया तो क्या बात है, दावा कर रहे हैं आप? दावा कर रहा हूँ ये डायबिटीज में काम करेगा। अभी देखना, चेक करना इसको, अभी मैं इसका हल भी बताऊंगा। डॉक्टर दीक्षित ने भी अभी तक यही सारी बातें बोली। मैं एक चीज उनकी रह गई, मैं उनकी गलती नहीं, मैं उनका प्रशंसक हूँ और बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं वो। आप उनकी YouTube पे वीडियो देखेंगे, उन्होंने पता नहीं कितने हजारों लाखों लोगों का डायबिटीज रिवर्स कराया। बहुत सम्मानित व्यक्ति, पढ़े लिखे और डॉक्टर हैं वो। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं भी वही बात बोल रहा हूँ जो अभी तक मैं वही बात बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ जी, आपकी चाबी हो गई खराब। तो अब वो जो आपके घर मेहमान आया था, मैं बार बार आ रहा था, मैंने अपनी इज्जत खो दी। लेकिन एक दिन मुझे समझ में आया, यार मेरी तो इज्जत चली गई यार, यहाँ पे ये बंदा तो मेरी इज्जत ही नहीं करता, क्या करूँ? आपने सुना कि वो इंसुलिन जो लोगों क्या करते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है, वो इंसुलिन की पहले तो उनको गोली दी जाती है, हर रोज़ एक गोली खाओ। हाँ, उससे फ़ायदा नहीं होता। थोड़े टाइम फ़ायदा नहीं, उन्होंने उस गोली की भी इज्जत खत्म कर दी। अच्छा, उसकी आदत लगा ली। उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको इंजेक्शन देता है। वो इंजेक्शन की भी इज्जत खत्म, वो उसकी डोजेज बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। हमेशा देखना, जो डायबिटीज़ के पेशेंट है ना, जो अपने खान पान पे कंट्रोल नहीं कर रहे, जो अपनी आदत पे कंट्रोल नहीं कर रहे, उनकी डोजेज बढ़ती चली जाएगी टाइम के हिसाब से। तो ऐसे वो इज्जत खत्म हो गई। लेकिन एक दिन उस मेहमान को, उस रिश्तेदार को, उस दोस्त को अपनी समझ में आई कि यार मैंने अपनी इज्जत खो दी। अब वो निश्चय करता है, क्या मैं कभी अपनी इज्जत पा सकता हूँ? बताओ आप, कोई बंदा जो बार बार आपके घर आया, क्या वो कभी अपनी इज्जत पा सकता है कि नहीं पा सकता? नहीं पाएगा तो, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसकी। मेहनत करनी पड़ेगी ना। लेकिन ये जो है ना, यही मेहनत हमारे शरीर के केस में भी है। अच्छा, आप अगर इसकी इज्जत इंसुलिन की वापस से करवाना चाहते हो, ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, इसको वापस से ठीक करना चाहते हो, तो इसका हल क्या है? इंसुलिन को कभी कभी जगाओ। ये सेल्स के मुहाने पे इनको बार बार आदत पड़ी हुई है जाने की, इनको कभी कभी जगाओ। इसको जगाने का तरीका क्या है? आपने जब मुंह में कुछ डाला, इंसुलिन जाग गया। लेकिन 55 मिनट के साइकिल में ये एक ही बार जागता है। अच्छा,
आप जब खाना खाओ दिन में 2 बार ही खाना खाओ। डायबिटीज के पेशेंट के लिए बोल रहा हूँ खास तौर पे कि दिन में 2 ही बार खाना खाओ। 55 मिनट के अंदर जितना मर्जी खा लो, उसके बाद मत खाओ। 55 मिनट के बाद मत खाओ। फिर उसके बाद जब शाम को खाना खाना हो, एक बार सुबह खा लो 10 बजे 11 बजे 9 बजे, जब खाना सुबह खा लो, अगला खाना शाम को खाओ। शाम को भी 55 मिनट के अंदर जो खाना खा लो, कोई रोक नहीं है, कुछ मर्जी खा लो। मीठा भी खाना मीठा भी खा लो उसके अंदर, लेकिन 55 मिनट के अंदर अंदर। दिन में केवल 2 ही बार खाना खाओ। बीच में अगर भूख लगे तो कुछ नहीं खाना, अगर लेना पड़े तो बीच में सिर्फ छाछ ले लो। ओके। लेकिन ये बात जितनी मैंने कही इतनी बात डॉक्टर दीक्षित ने भी कही, और ये बात पे मोहर लग गई। जिन लोगों में हिम्मत थी ये करने की, उन्होंने किया और उनकी डायबिटीज रिवर्स हो रही है। इसके एक नहीं सैकड़ों हजारों प्रूफ है। लेकिन यहाँ एक चीज रह गई। डॉक्टर दीक्षित ने भी कह दिया कि 2 बार खाओ, मैंने भी कह दिया 2 बार, लेकिन कहना आसान है, करना तो नहीं आसान ना सर। मेरे ससुर जी को भी डायबिटीज है और मेरे पिताजी को भी डायबिटीज है। मेरे पिताजी की एक खास बात क्या है, वो मेरे पिताजी ना बहुत ही मतलब संतुलित भोजन करते हैं। ओके। और मेरे कहे बिना उन्होंने ना मेरी कोई वीडियो देखी, ना वो देखने वाले, अगर मैं उनको कहूँगा भी, क्योंकि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। तो मेरे पिताजी स्वभाव से ही बड़ा संतुलित भोजन करते हैं। उनको कोई कहे ना मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूं, आप बाहर का खा लो, ये समोसे वमोसे, वो काम मेरे को नहीं चाहिए भाई, मैंने खाना ही नहीं है। तो वो दिन में 2 ही बार भोजन करते हैं। मेरी मदर एक्सपायर जब से हुए तब से उनको आदत है, पहले तो वो ज़्यादा बार खा लेते थे, लेकिन अब वो केवल 2 ही बार खाते हैं। और उनकी डायबिटीज़ ऑलवेज कंट्रोल रहती है। अच्छा। हाँ, ऑलवेज कंट्रोल। उन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी, उनकी वो दवाई भी नहीं खाते हैं डायबिटीज़ की, ना इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। और दूसरी तरफ है मेरे ससुर जी। मेरे ससुर जी को डायबिटीज़ है और वो दिन में मेरे ख्याल से 8 एक बार तो वो अलग, ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाते हैं, थोड़ा थोड़ा ही खाते होंगे तो इंसुलिन वो तो जगी जाता होगा ना इंसुलिन। अभी वो एक दिन के लिए हमारे घर आए तो मैं नोटिस ये पॉडकास्ट ना देखें वो बुरा अब तो जरूर देखेंगे, वो बुरा मान जाएंगे। वो क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे, कभी तो कहते थे कि वो कहते घर पे भी मेरी जो मेरी सासू माँ है वो भी यही कह रही थी कि इनकी आदत है, कभी बोलेंगे खरबूजा काट दे, कभी बोलेंगे चाय ले आ, कभी बोलेंगे छाछ ले आ, कभी बोलेंगे ये टमाटर की सलाद काट दे, कभी बोलेंगे चावल ले आ, कभी कुछ ले आ। मतलब उनको ना वो खाते रहने की आदत है। और उनकी डायबिटीज़ भी फिर वही जो करामात दिखा रही है, उन्होंने इंसुलिन को वैसी आदत डाली तो उनकी डायबिटीज़ भी 300-400 के पार हो जाती है बड़े आराम से, और उनको ये दिक्कत भी आती है। और वहीं पे मेरे फादर साहब जो हैं उन्होंने किसी की सुनी नहीं, प्राकृतिक तौर पे उनका शरीर ऐसा ढल गया कि वो 2 बार से ज़्यादा नहीं खाते, उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहती है। वही कि 2 बार अगर खाना खाएं। लेकिन ये अब बात यहाँ पे आ जाती है, अब मैं इन दोनों एग्जाम्पल को छोड़ता हूँ, इनके अलावा आम आदमी जो मेरी बात सुन रहा है वो अपने आप को 2 बार पे कैसे लेके आएगा। अगर सिर्फ यहाँ तक सुन के रह जाओगे तो 2 बार संभव नहीं है। ओके। क्योंकि आपको भूख लगेगी, आप इंसान हो, भगवान नहीं हो। मेरे पिताजी एक एक्सेप्शन है कि उनको बाई चांस ऐसी आदत पड़ गई, लेकिन जब मैं किसी को कहूँगा ना जितना मुट्ठी को बांधोगे ना ये उतना खुलने के लिए भागेगी। मुट्ठी को बांधना आसान नहीं है, क्योंकि इंसान का शरीर है, उसको भूख लगती है, थोड़ी देर बाद कहता है यार ले ही आओ, कुछ खा ही लेते हैं। जहाँ उसने खाया वो फंसा इसके जाल में। तो आपको क्या करना है इससे बचने के लिए 32 बार आगे आता है निकल के। 32 बार कैसे निकल के आता है सर? अब जैसे मैं 32 बार कर रहा हूँ, मुझे डायबिटीज़ नहीं है और मैं डायबिटीज़ के लिए नहीं कर रहा, लेकिन मेरे यहाँ पे ना एक चैलेंज चल रहा है। वो चैलेंज क्या है कि मैं दिन में 2 ही बार भोजन कर रहा हूँ। जब तक ये चैलेंज चलेगा 1 महीने के लिए। मैं आज सुबह जब घर से निकला तो मैंने घर से निकलते समय सैंडविच खाया था। अभी थोड़ी देर पहले एक पॉडकास्ट और थी, उसमें भी मैंने यही बात बताई थी। तो मैं घर से केवल सैंडविच खा के चला, 1.5 सैंडविच, 1 सैंडविच पूरा और आधा ही। इस समय हमारा टाइम हुआ है 2:15 बजे हुए हैं घड़ी में। और मैंने सुबह ये जो ब्रेकफास्ट किया था ये मेरे ख्याल से मैंने किया था 7:30 या 8 बजे करना शुरू किया था, 7:30 बजे के करीब। 2:15 बज गए हैं, 2:15 बजे तक इतनी सी भी भूख नहीं है। आप कहोगे भी ना कि खा लो तो मुझे भूख नहीं है, मतलब वैसे आपका मन रखने के लिए मैं एक टुकड़ा खा लूँ सो खा लूँ। मुझे 2-3 बार मैंने पूछा लेकिन आपने मना किया है। मुझे भूख नहीं है सर। अगर भूख हो तो इंसान खा भी ले। अगर मैं 32 बार नहीं कर रहा तो मुझे अभी तक 2-3 बार भूख लग चुकी, क्योंकि खाया क्या था, 1.5 ही सैंडविच तो खाया था सिर्फ। लेकिन मैंने वो 1.5 सैंडविच खाने में कम से कम आज सुबह 35 मिनट लगाए थे।
1.5 सैंडविच को फिनिश करने में अगर मैं पुराने वाला स्वीकार होता जो 32 बार नहीं करता था तो मैं 4 सैंडविच उस साइज के खा लेता सिर्फ 5 या 10 मिनट के अंदर। अभी मैंने 1.5 सैंडविच को खाने में 35 मिनट लगाए। तो मुझे अभी तक उम्मीद जो है कि मुझे 4 साढ़े 4 बजे तक तो मुझे भूख लगने वाली नहीं है। और लगेगी तो फिर मैं 4 साढ़े 4 बजे खाऊंगा, एक बार खाऊंगा, जम के खाऊंगा, जो पसंद है वो खाऊंगा, जितना मन है उतना खाऊंगा। और फिर उसके बाद मुझे अगले दिन ही नाश्ता करना है। अगर कोई इंसान लंबा चबा ले किसी खाने को तो उसको 2 बार ही भूख लगेगी। वैसे एक मजेदार बात बताऊं मैं आपको, पिछली बार के पॉडकास्ट के बाद ना जब मैं भी खाता हूँ कहीं कुछ तो ये अपने आप याद आ जाता है। हाँ। बहुत से पॉडकास्ट किए मैंने, लेकिन कोई ऐसी चीज दिमाग में नहीं फंसी मेरे। ये 32 बार अटक गया। जब भी कहीं बहुत जल्दी हड़बड़ी में खाता हूँ तो मतलब याद आता है कि यार 32 बार चबाना चाहिए। कई बार नहीं हो पाता है, लेकिन कई बार जब इत्मीनान से बैठे हैं तो उसको चबाते हैं। एक चीज मैंने देखी उसको, जब उसको चबाते हैं ना तो वो जो भी चीज होता है मुंह में वो पूरा लार्वा में तब्दील हो जाता है, बचता ही नहीं। वो तो बचता ही नहीं। 32 बार तो चबाना मतलब आप समझिए कि उसकी ऐसी की तैसी कर दिया आपने जो भी मुंह में है। एक अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, इसी पे शुगर वाले पे। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? क्या ये 32 बार में जो आप 2 बार खाने की बात कर रहे हैं बीच के जो गैप है, क्या इसको ही ये कहते हैं? और ये कितना कारगर है शुगर में? ये इंटरमिटेंट फास्टिंग एक मतलब ये कहे ना कि एक ऐसा इलाज है इंसान के जीवन का जो आपकी डायबिटीज़ को बिल्कुल खा जाएगा। अच्छा। हाँ, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है, 32 बार में करनी नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती है। ओके। एक को इंसान इंटेंशनली करता है। हाँ। इंटेंशनली क्या होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है, इसमें कहते हैं कि दिन में 8 टोटल 24 घंटे हैं, 24 में से 8 घंटे कहते हैं कि खा लो जो खाना, बाकी 16 घंटे उपवास रखो। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये कहा जाता है। अच्छा। हम ये कहते हैं कि 2 बार खाओ, उसके बाद आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने आप हो जाएगी। क्योंकि जैसे मैं अपना भोजन जो है ना लगभग 6:30 बजे तक फिनिश कर लेता हूँ शाम का। हाँ, शाम का। जिन दिनों मैं चैलेंज वगैरह कर रहा हूँ, अन्यथा मैं कभी भी खा लेता हूँ जब मुझे भूख लगे। जब मैं चैलेंज वगैरह कर रहा हूँ तो मैं 6:30 तक खा लेता हूँ। ठीक है। अब 6:30 मैंने खाया, अगले दिन मैंने सुबेरे खाना खाया 10:30 बजे। अरे तो बड़ा लंबा गैप हो गया फिर तो। 16 घंटे लगभग हो गए आपके। 16 घंटे का उपवास अगर आपने कर लिया तो एक चीज घटित होती है अंदर, ऑटोफेजी जिसको बोलते हैं। ऑटोफेजी के ऊपर जापान के अंदर रिसर्च हुई है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। ऑटोफेजी के ऊपर उन्होंने किया, तो नोबेल प्राइज ऐसे किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को तो देते नहीं, कुछ तो ऐसा किया होगा उन्होंने। तो उन्होंने क्या पता किया कि हमारे शरीर में जब हम खाना शरीर को नहीं देते तो हमारे शरीर के अंदर ही कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो बीमारी को खाना शुरू कर देते हैं। ओके। शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो उसको खाना शुरू कर देते हैं। और ये जो अंतराल होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, ये एक बेनिफिट क्या करता है, आपके इंसुलिन की इज्जत को बढ़ा रहा होता है। वो चाबी जो आपकी घिस गई है ना, उसकी रिपेयरिंग चल रही होती है। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट होने की बजाय जब कम जाता है ना, बार बार वो कम जाएगा वहाँ पे, तो जितना कम वो वहाँ पे जाएगा उसकी इज्जत उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो जो आपके सब्सक्राइबर इसे देख रहे होंगे, अगर वो मेरी बात को समझ पाए हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि डायबिटीज़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कम 2 बार दिन में खाना खाओ। जो 2 बार खाना खा सकता है उसके अंदर आप कुछ भी खाना चाहोगे वो खा लेना। और आप सिर्फ 1 महीने बाद अपनी डायबिटीज़ चेक करा लेना। 1 महीने के अंदर आपको लगेगा चमत्कार हो गया, बिल्कुल सिर्फ 1 महीने के अंदर चमत्कार दिखाई देगा। जिस तरह से आपने इंटरमिटेंट को समझाया ना, अब तक लोग सुनते होंगे कि ये फास्टिंग करनी चाहिए, उनको समझ में नहीं आता होगा इसका लाभ कैसे होता। अब आपने समझाया तो उन सभी लोगों को इसका लाभ समझ में आ गया होगा और लोग इसको करेंगे भी। एक चीज़ बैठे बैठे मुझे याद आया कि मेरे पिताजी की जो उम्र है लगभग 76 या 78 साल है और माताजी भी 75 के आसपास हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से वो लोग स्वस्थ हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं, बीपी शुगर जैसी कोई चीज़ नहीं है। एक चीज़ मुझको याद आई कि उन लोगों के साथ ऐसा ही है कि अगर उन्होंने एक बार खा लिया ना, तो मान लीजिए सुबह उन्होंने नाश्ता कर लिया 8-9 बजे, तो वो फिर 3 बजे के आसपास ही लोग खाते हैं। और फिर जब रात में खाते हैं, मतलब 3 बार खाते हैं वो लोग। पिताजी कई बार रात का भोजन नहीं करते हैं, तो फिर माताजी रात को 9 बजे के आसपास खाती हैं। तो मतलब बहुत लंबा गैप हो जाता है उन लोगों के बीच में। फिजिकल वर्क भी होते रहते हैं उन लोगों के। एक बात बताइए, जो इंडिया में डायबिटीज़ को लेकर के डाइट दी गई है वो ठीक है या उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है अभी जो प्रचलित है? जो डाइट प्रचलित है, देखो क्या है, कुछ लोगों को ज्ञान ही नहीं है इस चीज़ के बारे में ना, कि डायबिटीज़ की हर चीज़ के ऊपर ना खोज होती रहती है। मोबाइल फ़ोन जब शुरू हुआ था
तो मोबाइल फ़ोन कैसा आया करता था, तब बटन्स वाला आया करता था, और बहुत बड़ा सा, बहुत वो होता था। फिर उसके बाद कलर्ड फ़ोन आए, लेकिन वो भी बटन वाले होते थे। फिर उसके बाद टच वाले आ गए, और आज तो पता नहीं क्या कुछ आ गया मोबाइल फ़ोन के अंदर। आजकल तो वो आ गए ना, उनके VR ग्लासेस तक आ गए एप्पल के। तो ज़माना बदल रहा है, और उसके ऊपर शोध होने के बाद चीज़ें बदलती जा रही हैं। तो ऐसे ही जो डायबिटीज़ के ऊपर जो पहले कहा जाता था ना, कुछ डॉक्टर्स जो हैं, अब मैं डॉक्टर्स की बुराई नहीं कहूँ, कुछ डॉक्टर्स वो पुराने जो पैटर्न्स हैं ना, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। ओके। नई चीज़ अभी जैसे मैंने आपको बताया, मैंने पिछली बार आपकी पॉडकास्ट पे आया था, तो हमारे साथ ना एक डॉक्टर हैं जो डॉक्टर शीतल, असम में वो प्रैक्टिस करती हैं। उनके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, और वो डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट हैं। लोगों को डायबिटीज़ के लिए कंसल्ट करती हैं। और वो मेरी वीडियो देखने लगी सिर्फ इस वजह से कि मैं डायबिटीज़ के ऊपर साइंटिफिक बात कर रहा था। उसने कहा सर जो आप बोल रहे हो डायबिटीज़ के ऊपर वही है, असल बात ही वही है, और वही हम लोगों को सिखाते हैं। तो वो कह रहे आपकी वीडियो की तरफ मेरा आकर्षण बना इसीलिए क्योंकि आप बात साइंटिफिक कर रहे थे। तो अब जो डाइट वो बता रहे ना कि ये खा लो वो खा लो, मैं कहता हूँ कुछ मर्जी खा लो। एक बार हमारा नुस्खा भी आपने अभी तक तो सब कुछ कर लिया, 1 महीने में तो मैं किसी का कुछ छीन नहीं रहा। आपने जो डाइट फॉलो करनी है, जिस डॉक्टर के पास जाना, जिसको जितनी फीस देना, मेरे से को तो ना कोई फीस चाहिए ना कुछ चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ दिन में 2 बार खाना, लेकिन 2 बार संभव तभी होगा जब 32 बार के साथ खाओगे। हाँ, नहीं तो भूख तो लगती रहेगी, नहीं तो भूख लगती रहेगी, 2 बार हो नहीं पाएगा। 2 बार को अगर सफल करना है तो उसको सफल करने के लिए 32 बार साथ में जोड़ना पड़ेगा, धीरे चबा के खाना पड़ेगा। और 32 बार को अगर जीवन में धारण करना है तो उसके लिए मेरी वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। तो ये अगर आपने कर लिया तो आप 1 महीने बाद अपनी जांच करा के देखना। वैसे 3 महीने का एक टेस्ट होता है, HbA1c टेस्ट होता है डायबिटीज़ के अंदर। उसमें HbA1c में ये पता चलता था पिछले 3 महीने की हमारी कहाँ थी। आप एक HbA1c अब करा लो, एक 3 महीने बाद कराना। जो मैं कह रहा हूँ मुझे घर से आके उठा लेना अगर मेरी बात गलत है ना। गजब दावा करते हैं, अदालत में खींच लेना, घर से उठा लेना। हाँ, अगर गलत निकले तो पकड़ लेना ना। नहीं, लेकिन लोग फॉलो नहीं करते। लोगों को कई बार ना विश्वास नहीं होता। लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। मैं कहता हूँ आप ये छोड़ो, सिर्फ 2 दिन करो, 32 बार ना 2 दिन करो, और 2 दिन 2 बार खाना खाओ। 2 दिन बाद आप अपनी डायबिटीज़ चेक करना, 2 दिन बाद ही चेक कर लो। 1 महीना तो बहुत लंबा होता है ना, 2 दिन तो दे सकते हो आप हमारे को। जो मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ मांग तो नहीं रहा किसी से, ना आप मांग रहे ना मैं मांग रहा। हमारी तो सिर्फ बात लोगों तक पहुँच रही है। अगर किसी का भला होता हो तो क्या बुराई है इसके अंदर। वो तो मैंने देख लिया, पिछले पॉडकास्ट के कमेंट में मैंने देख लिया जिस तरह से लोग आए, पूरे भारत से लोग आए, भारत के अलग अलग राज्यों से लोग आए, बताए। खैर, डायबिटीज़ का हम आखिरी सवाल लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें थायराइड और PCOD पे भी बात करनी है। वो ये कि जिस तरह से आपने टाइप 2 की बात की, हम लोग टाइप 2 की ही बात कर रहे हैं, तो जो स्ट्रेस है और जो नींद की कमी है, ये भी इसके लिए जिम्मेदार है क्या, और कितना जिम्मेदार है? देखिए, स्ट्रेस तो हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है सर। आपको जो बीमारियां लग रही हैं वो भी स्ट्रेस के कहीं ना कहीं उसके पीछे स्ट्रेस कारण है। अच्छा। लेकिन ये स्ट्रेस भी ना, जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं होता ना, तो स्ट्रेस, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। स्ट्रेस की वजह से शरीर खराब है, और शरीर की वजह से भी स्ट्रेस आ जाता है। जो इंसान स्वस्थ है उसको स्ट्रेस भी नहीं आएगा। हाँ, आप 32 बार करना शुरू करोगे ना। अभी एक लेडी ने मुझे बताया कि सर मेरा डिप्रेशन बिल्कुल ठीक हो गया 32 बार से डिप्रेशन ठीक हो गया। अब बताओ 32 बार का और डिप्रेशन का कोई कनेक्शन नहीं ना। कुछ लोगों को ऐसा भी लगेगा कि ये ना फेंक रहा है, यहाँ पे आके ना कुछ भी कह रहा है, भाई 32 बार तो पता नहीं क्या हो गया। हो सकता है मैं फेंक रहा हूँ, लेकिन एक दिन तो दे दो मुझे। अमिताभ बच्चन कहते हैं ना, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो कुछ दिन तो हमारे 32 बार के साथ भी गुजार के देखो। तो 2 दिन खाली 32 बार करके देखो। अगर आपको ना फर्क दिखाई दे ना, तो स्ट्रेस जो है वो एक कारक होता है बीमारियों के लिए, ना केवल उसके लिए, वजन बढ़ने के लिए भी स्ट्रेस कारक है। तो उसके लिए लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए अश्वगंधा जो है, अच्छा, अश्वगंधा स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। बड़ा इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है कुछ भी। अश्वगंधा की आजकल टैबलेट भी आती है, तो अश्वगंधा की 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को ले लो, और मेडिटेशन अपने जीवन में धारण कर लो। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में सेरोटोनिन जो है, अच्छा, वो रिलीज होगा, और आप खुश रहेंगे। खुश होने का, खुशी का हार्मोन है ना सेरोटोनिन, तो वो आपकी बॉडी में रिलीज होगा, और आप खुश रहने के साथ ये जो स्ट्रेस है वो दूर होगा। मेडिटेशन जो लोग नहीं जानते, मेडिटेशन में क्या होता है कि खाली आप आलती पालती लगा के बैठ जाएं, और आंखें बंद करके, जिनको कुछ नहीं आता, आंखें बंद करके ना सिर्फ ये देखो कि मन में हो क्या रहा है। बस देखो, दृष्टा बन जाओ।
करना कुछ नहीं, एक्शन कुछ नहीं लेना। कई बार क्या होता है जब आदमी बैठता है ना ऐसे आंखें बंद करके बैठता है तो उसको ये विचार आता है, अच्छा उस दिन उसने मुझे ये बात कहती थी, आज मिल जाए ना, आज उसको ईंट का जवाब पत्थर से दो। अरे नहीं भाई, आज सिर्फ देख लो, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी उस पर। अगर इंसान ये कर लेना, सिर्फ 5 मिनट ऐसा करो, देखो क्या गहन शांति मिलती है जीवन में। और बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन है, यूट्यूब पे जाएंगे ना तो कुछ लोग गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं, हमारे चैनल पे भी होती है गाइडेड मेडिटेशन। उसमें क्या पीछे एक मेडिटेशन म्यूज़िक चलता है और उसके साथ साथ बोलते हैं, तो वहाँ से आपका स्ट्रेस भी कम होता है। लेकिन अगर हम स्ट्रेस और एक और चीज़ आपने पूछी थी, क्या पूछा था स्ट्रेस के साथ? नींद। हाँ, नींद भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर। देखो जब शरीर में व्याधियाँ होती हैं ना तो नींद भी इंसान की उड़ जाती है। 32 बार से इंसोम्निया भी ठीक होता है। इंसोम्निया यानी कि जिनको नींद ना आने की बीमारी है वो भी ठीक होता है। और जिनको नींद ना आने की बीमारी है वो क्या कर सकते हैं, कैमोमाइल नाम का एक फूल होता है। अच्छा। वो कैमोमाइल नाम का फूल केवल पानी में उबाल के पी लो तो बहुत बढ़िया। पानी में उबाल के नहीं मिलते तो कैमोमाइल ग्रीन टी बहुत ज़्यादा मिलती है। अच्छा। वो कैमोमाइल ग्रीन टी आप पी लो रात के समय, उससे क्या है तनाव भी दूर होगा और नींद इतनी अच्छी आएगी, मतलब बहुत डीप स्लीप आएगी आप लोगों को, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ से नींद भी ठीक होती है आपकी, स्ट्रेस भी होता है। और जो आपने सवाल पूछा ये कारक तो हैं ही हैं कहीं ना कहीं। क्या मज़ेदार बात है ना कि बातें सुनने में देखने में साधारण लगती है, लेकिन जब मैं वॉल पे जाता हूँ, आपके वॉल पे जाता हूँ, अपने वीडियो पे जाता हूँ, तो मुझे लगता है यार ये एक नशा भी पैदा करता है। 32 बार जो है ना वो कुछ इस तरह का नशा पैदा करता है कि आदमी आपका दीवाना हो जाता है। वो इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले पॉडकास्ट का असर मैंने देखा है। अब हम लोग शिफ्ट करते हैं ना थायराइड पे। जी। मैंने सुना है कि लोग कहते हैं अगर किसी को एक बार थायराइड हो गया तो गोली ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है, छूटती नहीं है, जस्ट लाइक शुगर की तरह। क्या ये सच है? देखो अगर आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो वो यही कहेंगे कि सच है, लेकिन मेरे पास आओगे तो मैं ये कहूँगा ये बिल्कुल झूठ है। अच्छा। हाँ, क्योंकि थायराइड की गोली बिल्कुल गायब हो जाएगी आपकी ज़िंदगी से, नहीं लेनी पड़ेगी। आपने थायराइड का सवाल पूछ लिया तो थायराइड के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि थायराइड है क्या। थायराइड ना एक यहाँ पे ग्रंथि है हमारे इस जगह पे, बटरफ्लाई की तरह दिखाई देती है। ठीक है। और वो थायराइड जो है ज़्यादातर देखने को भी महिलाओं में पाई जाती है पुरुषों को भी, लेकिन बहुत कम संख्या में, ज़्यादातर महिलाओं को पाई जाती है। थायराइड के अंदर क्या होता है कि जिसको थायराइड है, 2 तरीके का है, एक तो हाइपोथायराइड और एक है हाइपर थायराइड। जो हाइपो होता है वो तो मोटा करने वाला होता है, इंसान मोटा होता चला जाता है, और जो हाइपर है उसमें इंसान पतला होता चला जाता है। यही मैं पूछने वाला था। हाँ। तो हाइपर थायराइड और हाइपर थायराइड दोनों तरीके के थायराइड है। जिसको तो हाइपोथायराइड है उसे क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन रहेगा। अच्छा। खून गाढ़ा रहेगा उसका। अच्छा। थकान महसूस होगी, मसल्स में वीकनेस आ जाएगी, और बार बार ना थोड़ा सा काम करेंगे और थोड़ा सा काम करके बैठने का मन करेगा। महिला अगर वो है तो महिला को इरेगुलर पीरियड्स की समस्या हो जाएगी। ओके। ये उसके हाइपोथायराइड की, और साथ में वजन घटाना बड़ा मुश्किल होता है हाइपोथायराइड के अंदर। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो T3 और T4 का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। okay. और TSH जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है उसका भी लेवल बढ़ जाता है। अच्छा। तो इसकी वजह से इंसान को ये सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए। और ये होता क्यों है थायराइड? ये थायराइड एक तो जीन्स की वजह से होता है, ऊपर से हमारे जीन्स इस तरीके के आ रहे हैं तो वहाँ से भी हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा है ये भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ओके। हाँ, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, जिसका लाइफस्टाइल में गड़बड़ी है उसको भी ये हो जाता है। और दूसरा एक और जो हमने बताया अभी, हाइपर थायरॉयडिज्म। जो हाइपर थायरॉयडिज्म होता है, हाइपर के अंदर क्या होता है कि इंसान का वजन कम होता चला जाता है। वहाँ कॉन्स्टिपेशन होता है, यहाँ लूज मोशन होते हैं। अच्छा। उसको बार बार कुछ खाते ही उसको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। हाँ। और उसका पेट हमेशा खराब ही रहता है। हाँ। और इसके अंदर भी इरेगुलर पीरियड्स की समस्या आती है महिलाओं में, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो ये 2 तरीके के थायराइड है। थायराइड को अगर कोई ठीक करना चाहता है तो थायराइड को ठीक करने के लिए देखो, एक तो आप कहेंगे कि हर चीज़ में आप इसको कैसे घुसा सकते हैं 32 बार को। जो मैं तो क्योंकि डॉक्टर नहीं हूँ ना। हाँ। ना मैं डाइटिशियन हूँ ना मैं डॉक्टर हूँ। हाँ। मैं वो कह रहा हूँ जो मुझे पता है। मुझे पता ये है कि मेरे पास अभी तक कम से कम नहीं तो ये समझो, क्योंकि मैंने जो इंटरव्यू लिए हैं वो 1000 के करीब होंगे इंटरव्यू चैनल पे। उसके अलावा फ़ोन पे मैं कम से कम 15,000 लोगों से तो मैं अभी तक बात कर चुका हूँ। ये 1000 और 15,000 वो केस स्टडी हैं
हाँ जिसको आपने बताया था, उन्होंने किया, उनको रिजल्ट मिला। हाँ यही ना? मैंने सिर्फ वीडियो बनाई थी सर। लोग मुझे ढूंढ लेते हैं कि अलग अलग माध्यम से। अभी भी इस समय हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, मेरे ऑफिस का नंबर क्योंकि हर वीडियो के नीचे लिखा होता है, तो लोग मेरे को अभी भी इस समय फ़ोन, पक्का मैं डेफिनेटली कहता हूँ, हम इसको रोक के अभी बात करेंगे ना तो मेरे ऑफिस में कोई फ़ोन आया होगा कि स्वीकार सर से बात करा दो। ओके। लोगों को ऐसा लगता है कि मुझसे बात करें, किसी किसी का बहुत गंभीर मामला होता है तो मैं बात भी करता हूँ, अन्यथा सबसे तो मैं नहीं कर पाता। तो अभी तक मैं 15,000 के करीब लोगों से तो पर्सनली फ़ोन पे बात कर चुका हूँ। ओके। तो कई बार लोगों को बताते हैं, फिर वो उनको जब डीप में बताते हैं, जैसे अभी आपसे डीप में बात हो रही है, कई बार अंदर से भी मन करता है, कोई इंसान अपनी बीमारी को लेकर बहुत परेशान होता है, अंदर से भी मन करता है कि इसे बताओ। और एक जिस इंसान को आपने टीवी पे देखा या मोबाइल में या आपने कहीं पे देखा ना किसी चैनल पे, आप उसकी बात पे विश्वास भी करते हो। एक लेडी बहुत टाइम से परेशान थी और वो ना, उसका वजन नहीं कम हो पा रहा था, उसको थायराइड था। तो मैंने उसको बताया, सुनीता नाम है उनका, मैंने उनको बताया कि भाई मैडम ये 32 बार। वो कह रहे सर मेरा होता नहीं है, क्या करूँ? तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैडम हो जाएगा, करते रहो, हो जाएगा। तो थोड़े दिन बाद उस लेडी का कॉल आया, क्योंकि अब उनके पास नंबर आ गया था और उनकी बात भी हो गई थी, तो हमने दोबारा बात की। उनका कॉल आया, कह रहे सर मेरी थायराइड की रिपोर्ट जो है, मैं पहले 100 mg की गोली लेती थी, अब मैं 12.5 mg की गोली ले रही हूँ। 100 से 12.5। अच्छा, आप सोच रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है। 100 से 12.5। एक आसाम से लेडी थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनका मैंने इंटरव्यू लिया। वो कहते हैं सर ये देखो, ये है पिछली रिपोर्ट और ये है अब की रिपोर्ट। टीवी स्क्रीन पे दिखाया उन्होंने, मैंने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में दोनों रिपोर्ट आमने सामने है। इस समय उनकी रिपोर्ट के हिसाब से उनका थायराइड नॉर्मल है। अच्छा। उसमें रेफरेंस रेंज दी होती है ना कि अगर आपका ये 4 या 5 से नीचे है तो आपका थायराइड जो है वो नॉर्मल है। तो उन्होंने कहा सर ये देखो, और पहले जो था उनका 7.5 के पार था, अब वो 7.5 का पार का जो है अब वो 3 पे आ गया, तो नॉर्मल आ गया। न कोई गोली, न कोई एक्सरसाइज, कुछ नहीं। गोली वो लेती रही थी। हाँ। गोली वो लेती रही थी। मैं क्योंकि किसी को भी ये नहीं कहता, देखो कल को किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन आए, मैं भी उस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। मैं नहीं पड़ना चाहता। जिसको गोली पे विश्वास है वो लेते रहो, जिसको छोड़नी है वो छोड़ भी सकता है। लेकिन मुझे ये विश्वास ज़रूर है कि कोई 32 बार करे तो उसका गायब हो जाएगा। अब आपने पूछा ना, डॉक्टर तो यही कहते हैं कि भाई ज़िंदगी भर ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने अभी थोड़े दिन पहले भी एक वीडियो मेरे सामने आई, उसमें एक डॉक्टर ही थी सामने। तो डॉक्टर कह रही है मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि ये पूछ रहे हैं कि गोली आपको ज़िंदगी भर लेनी है क्या? तो डॉक्टर कह रही है कि भाई अगर लेनी पड़ जाए तो क्या बुराई है, ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ऐसा ज़रूरी थोड़ी है, जब आपकी ठीक होगी तो क्यों लोगे। सही बात 32 बार से आपकी ठीक हो गई, आप गोली छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। लेकिन मैं नहीं कहता कि छोड़ो, मैं ये कहता हूँ कि आपकी मर्जी है, लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेनी तो छोड़ सकते हो। 32 बार से ठीक होगा ये निश्चित है। अगर आपने 32 बार ईमानदारी से किया तो आपका थायराइड जो ठीक होगा। और एक इसके लिए मैं आपको एक देसी नुस्खा भी बता देता हूँ थायराइड के लिए। अच्छा। देसी नुस्खा ये आप लोग आजमाएंगे। आपको थायराइड किसी भी प्रकार की है, हाइपर है या हाइपो है, आप क्या करें, एक छोटी पीपली, आपने सुना होगा, हाँ। छोटी पीपली है, सौंठ है और काली मिर्ची है। हाँ। इन तीनों को इक्वल मात्रा में ले लो, 50-50 ग्राम तीनों ले लो। तीनों का पाउडर बना लो, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाओ और छोटी छोटी गोलियां बना के कंटेनर में रख लो। अच्छा। जब आप खाना खाने बैठे, दिन में किसी भी एक समय जब आप खाना खाने बैठे, तो खाना खाने पहले 15 या 20 मिनट पहले इस गोली को मुंह में डाल लो। ठीक है। आपके मुंह में बहुत सारा सलाइवा और पानी आने लगेगा, वो ही कमाल करेगा और थोड़े दिनों बाद थायराइड जो है वो गायब हो जाएगा। ये देसी नुस्खा मेरे ख्याल से आपका 20-1 रुपये में ये सारी गोलियां तैयार हो जाएंगी। 1 महीने की गोलियां तैयार हो जाएंगी 20-25 रुपये में। तो ये आप अपने घर पे खुद ही बनाएं। बड़ा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, आप करके देखो। तीनों चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं। इनसे क्या नुकसान, छोटी पीपली से क्या नुकसान होगा आपको, काली मिर्च से क्या नुकसान, सौंठ से क्या नुकसान होगा, तीनों 50-50 ग्राम। पहले के लोग इसका यूज करते थे, हाँ, अब छोड़ दिया लोगों ने। अब लोगों को नहीं पता, बल्कि ये दादी नानी के नुस्खे जो होते थे ना, अब क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये और वो दवाइयाँ, मेडिसिन, इन पे लोगों का ज़्यादा विश्वास है। पिपली की जो बात कर रहे हैं वो तो बहुत से लोग ढूंढेंगे कि ये होता क्या है, तो इसके बाद गूगल में अभी गूगल पे लिखोगे सामने आएगा, बिल्कुल काली सी, इतनी छोटी सी होती है, टाइप की होती है, थोड़ी सी है, मैं जानता हूँ उसको। वो किसी भी पंसारी की दुकान में, हर शहर में पंसारी होते हैं, तो वहाँ से मिल जाएगी। आप ये तीनों चीज़ें लें और आपका ये थायराइड ठीक होता है। और 32 बार, देखो इसमें एक चीज़ ज़रूर याद रखना, 32 बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये सब नुस्खे वुस्खे तो काम आएंगे ही आएंगे, 32 बार बहुत ज़रूरी है। तो ये करते रहिएगा, आपका इससे थायराइड भी क्योर होगा। थायराइड में जो ऑटो इम्यून जड़ कहते हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, वो क्या होती है, किस तरह से काम करती है?
सर ऑटो इम्यून डिजीजेज जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी तो होती है हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली, लेकिन जो हेल्दी सेल्स को कई बार जो ये इम्यूनिटी हेल्दी सेल्स को जब नुकसान पहुंचाने लगे तो उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस। मतलब अच्छा। हमारी इम्यूनिटी से हमें ये डिजीज हो खत्म हो रही है। तो ये थायराइड जो है ये ऑटो इम्यून डिजीजेस की कैटेगरी के अंदर भी आता है। अच्छा। हाँ, तो इसमें क्या है, हमारे शरीर के ही सेल्स, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, पीछे कई बार जीन से कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से थायराइड ग्रो कर जाता है और लोगों के अंदर ये थायराइड आ जाता है। तो ये उस तरीके का फैक्टर है और ऑटो इम्यून जो है ये लोगों को ज़रूर इफ़ेक्ट करता है, ये मैं मानता हूँ थायराइड के अंदर। लेकिन मैं इतनी डिटेल में ना जाके, क्योंकि मैं एक डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि इसको ठीक करने के लिए अगर कोई इंसान धीरे चबा के खाएगा तो ठीक इसे बड़े आसानी से किया जा सकता है। अच्छा, होता क्या है ना, कई बार जैसे शुरू से हम लोग बात करें, जो पहली बीमारी हमने लिया था ना डायबिटीज, वो भी लाइफ स्टाइल पे गई और ये भी लाइफ स्टाइल पे गई। लाइफ स्टाइल में ना कुछ चीज़ों की बड़ी अहम भूमिका होती है जिसको कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे आयोडीन और सेलेनियम की बात करें, हाँ, वो आयोडीन और सेलेनियम जो है वो इसको कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि ये भी तो लाइफ स्टाइल और खान पान का हिस्सा है। सर जो थायराइड है ना, इसके मैं बीच में बोल नहीं पाया क्योंकि इतना ज़्यादा याद नहीं रह पाती चीज़ें। आयोडीन जो है, आयोडीन अगर ज़्यादा ले लो तो भी थायराइड हो जाता है, आयोडीन कम ले लो तो भी थायराइड हो जाता है। तो आयोडीन का एक परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। कई लोग नमक खाना छोड़ देते हैं, नमक से हमें आयोडीन मिलता है। कई लोग अपनी डाइट में ज़्यादा नमक लेते हैं तो वहाँ भी थायराइड हो जाता है। तो ये इनका एक बहुत बड़ा रोल है, ये जो आपने दोनों बताया हमारे को, ये इनका बहुत रोल है हमारे थायराइड को कंट्रोल करने में। ये अभी जो एक मुहिम चल रही है ना कि जो तीनों तरह के सफ़ेद जहर हैं उनसे दूरी बना लो। मान लो किसी ने 100% दूरी बना ली तो ऐसा नहीं होगा कि फिर से वो बीमार हो जाए, क्योंकि इनकी भी तो ज़रूरत होगी। सर देखो, वो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि इनसे दूरी बना लो, वो कुछ और चीज़ों को लेके ना इसके ऊपर बोल देते हैं। जैसे क्या है, वेट लॉस के लिए अगर कोई इंसान नमक को कम कर दे तो वेट लॉस होगा। वो क्या कहते हैं कि पिंक हिमालयन सॉल्ट ले लो। लेकिन मैं अपने घर में वाइट सॉल्ट, मेरी वाइफ ने भी ये वीडियोस वगैरह सब देखी तो मेरी वाइफ ने भी कहा कि जी चलो पिंक हिमालयन सॉल्ट ले आते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, बच्चे हमारे छोटे हैं, हमने तो जीवन फिर भी देख लिया। का उन्होंने क्या देखा, उनको आज थायराइड हो गया तो क्या करेंगे, उनके खाने में आयोडीन की कमी होगी तो क्या करेंगे। तो ये जो वाइट सॉल्ट है ना, किसी भी चीज़ की अति बुरी है और किसी भी चीज़ का कम होना भी बुरा है। मतलब आप संयमित तौर पे लो। देखो रिकमेंडेड गाइडलाइन जो होती है ना कि हमें दिन के अंदर जो है वो 5 ग्राम तक हम सफ़ेद नमक ले सकते हैं। ठीक है। 5 ग्राम कितना होता है? 5 ग्राम होता है, एक 5 रुपए का सिक्का होता है ना, उसके ऊपर नमक को फैला दो, उतना बस उतना एक आदमी एक दिन में उतना ले तो वो बैलेंस्ड है, ना वो कम है ना ज़्यादा है। कुछ लोगों से पूछोगे ना, जैसे मैं अपने से बताऊं, मैं अपनी दीदी के घर जाता हूं, मेरी एक दीदी सोनीपत रहती हैं, तो मैं उनके घर जाता हूं कभी, उनके यहाँ नमक तेज खाने की प्रथा है। वो तेज दीदी भी सुन रहे होंगे, पहले ससुर जी सुने अब दीदी सुनेंगे। हाँ नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, सुनेंगे तो वो भी इस बात को एक्नॉलेज करते हैं। वो जब भी हमारे घर आते हैं ना तो वो कहते हैं नमक देना, थोड़ा नमक देना, तो वो उनको तेज खाने की आदत है। और मेरे घर आप आओगे तो मेरे घर फीका मिलेगा आपको? फीका नहीं होता, कम मिलेगा। अच्छा। कम मिलेगा, हम ना मतलब ज़्यादा हमारे से खाया नहीं जाता नमक। ज़्यादा कभी होता भी, मेरी वाइफ तो फिर भी खा लेती है, मेरे से नहीं ज़्यादा खाया जाता। ज़्यादा हो तो मेरे को साथ में दही लेके बैठना पड़ता है। अच्छा। अगर किसी भी चीज़ में ज़्यादा तो मैं बिना दही के नहीं खा पाता। ओके। तो नमक ना ज़्यादा लेना ना कम लेना, आपको संयमित मात्रा में लेना होता है। जैसे मैंने बताया ना, रिकमेंडेड गाइडलाइन है जो, वो ये है कि 5 ग्राम तक होना चाहिए। तो वो जो कह ना बिल्कुल दूरी बना लो, उससे भी बना लो, उससे भी बना लो। देखो चीनी से बना लो तो अच्छी बात है, अगर चीनी आपके पास, क्योंकि ऑल्टरनेट बहुत सारे हैं। लेकिन यहाँ पे आयोडीन का सबसे अच्छा सोर्स जो है ना वो सफ़ेद नमक होता है। ओके। अगर आप सफ़ेद नमक नहीं लोगे, आपने दूसरा सेंधा नमक लिया, उसमें आयोडीन की कमी है। आपने पिंक हिमालयन लिया, उसमें आयोडीन की कमी है। अच्छा। अगर आपने खाली वही खाना शुरू कर दिया तो आपको आयोडीन नहीं मिलने वाला उतना जितना मिलना चाहिए। तो सफ़ेद नमक ज़रूरी होता है कहीं ना कहीं। लोग कहते हैं ना बिल्कुल ख़त्म कर दो, वो गलत है। ये लोगों को पहली बार पता चला है, क्योंकि बड़ी तेज़ी से लोग पिंक हिमालय सॉल्ट पे शिफ्ट हो रहे थे। वो सब चीज़ें ना अच्छी हैं, आपको वज़न कम कराएंगी, ये कराएंगी, लेकिन ये वाली जो छोटी सी चीज़ है ना, ये इसको सफ़ेद नमक भी चाहिए होता है।
आयोडीन चाहिए होता है बेसिकली। आयोडीन का जो मात्रा है ना सफ़ेद और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अच्छा, मान लो जैसे आपके पास जो थायराइड के लोग आते हैं, ये बीमारी लेकर के आते हैं, उनको अपने सुबह का पहला घंटा कैसे बिताने की सलाह देते हैं? जब वो सो के जगते हैं तो वो सुबह की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? देखो, हम हर किसी को कहते हैं कि दिन की जो शुरुआत है वो सबसे पहले उठें और ल्यूक वार्म वाटर पिएं, मतलब हल्का गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी, उसमें अगर आप आधा नींबू निचोड़ लें तो वो लें। और जो ये हमारे पास वो लोग आते हैं थायराइड को लेके आते हैं, तो उनको हम ये बोलते हैं, थायराइड और वेट लॉस को लेके इकट्ठे जो लोग आते हैं, हम कहते हैं एक रात पहले 1 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच जौ, अच्छा, इसको भिगा के रख दीजिए। ठीक है। अगले दिन सुबह ये पानी जो है, पानी में अपना सत्व छोड़ देंगे ये दोनों। फिर उस पानी को छान लीजिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर के अंदर उस पानी को सिप 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 करके पीजिए। उसके अलावा जो लोग कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार और कपालभाति प्राणायाम, ओके, ये 2 चीज़ें जो हैं जिनको मैं कहता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। ठीक है। जो लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो जितना कर सकते हो, आधा कर सकते हो आधा करो, और जो लोग पूरा कर सकते हैं पूरा करें। वो धीरे धीरे करके अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए। पहले दिन हो सकता है आप एक ही कर सको। मैंने एक बार क्या संकल्प लिया था, मैंने संकल्प लिया कि भाई मैं एक ऐसी अवस्था में पहुंचूंगा जब हर रोज़ के कम से कम 50 पुशअप्स लगाया करूँगा। अच्छा, तो 50 पुशअप्स तो बड़ी बात होती है जी। इंसान 10-15 ही लगाता है, नॉर्मल आम इंसान 15-20 लगा लेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि 50 पुशअप्स तक पहुंचने के लिए ना, ये एक प्रैक्टिकल वो भी हो जाएगा, एक एग्जाम्पल क्रिएट हो जाएगा कि भाई मैंने ये करके दिखाया। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने पहले दिन सिर्फ 10 पुशअप्स लगाए, अगले दिन मैंने 11 लगाए, फिर मैंने 12 लगाए, फिर मैंने 13 लगाए। ऐसे करते करते मैं पहुंचा, 50 लगाने थे, मैं 65 तक पहुंच गया था। 65 तक। और 65 पुशअप्स ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ एक दिन लगाए, 3-4 महीने में लगातार लगाता रहा था उसके बाद। क्योंकि मेरे को फिर उसके बाद फर्क ही नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं 65 पुशअप्स मुझे ऐसा लगता था बड़ा नॉर्मल सा है। उसके बाद भी कैपेसिटी होती थी कि और लगा लूँ मैं। लेकिन जब आप धीरे धीरे करके चलेंगे, ऐसे ही सूर्य नमस्कार हो गया और ये कपालभाति प्राणायाम 15 मिनट, और सूर्य नमस्कार जो है मैं 21 सूर्य नमस्कार बोलता हूँ, रोज के 21 सूर्य नमस्कार पे पहुंच जाओ। अभी हमारे हरियाणा से कोई है जिन्होंने, संदीप आर्या, हाँ, 6,000 मैंने इंटरव्यू किया है। 6,000 नहीं, अभी तो 20 लाख एक्सरसाइज का रिकॉर्ड बना है, जिसमें उन्होंने 20,000 सूर्य नमस्कार किया था। एक में 12 चक्र होता है, और वो 12 चक्र मिला करके करीबन पता नहीं कितने लाख, इस पे पॉडकास्ट है, हमारे चैनल पे ही है। और उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कई बनाए हैं। संदीप आर्या उनका नाम है। जी, वही, वो हमारे हरियाणा से ही हैं जी। तो अब उनसे किसी ने ये पूछा कि भाई जब आपने ये इतने सारे सूर्य नमस्कार लगाए और आपने खाना भी नहीं खाया, इस दौरान आपने बीच में कुछ खाया भी नहीं खाया, तो क्या आपको क्या कहीं से वीकनेस, एनर्जी, कोई चक्कर वक्कर कुछ नहीं? कह रहे कुछ नहीं। ये जो हमारे योग, प्राणायाम और आयुर्वेद है ना, जब इंसान इस पद्धति पे चलता है ना, तो आपको ये भूख प्यास भी नहीं सताती, आपके शरीर से पता नहीं कहाँ से ऊर्जा निकल के आती है। एक बात और बताऊंगा, जब आपने संदीप आर्या का जिक्र किया, क्योंकि मैं पॉडकास्ट कर चुका हूँ, 72 घंटे का टाइम लगा था वो बनाने में। हाँ, 3 दिन लगे। हाँ, उस 72 घंटे में वो बंदा पेशाब करने भी नहीं गया। खाना पीना तो दूर की बात है, उस बंदे ने पेशाब भी नहीं किया। और मजेदार बात जी कि वो बंदा एक्सरसाइज करने से पहले 1.5 किलो घी पीता है। वाह वाह वाह। हम आदमी अगर 1 पाव पी ले तो मर जाएगा। तो आप सही कह रहे हैं कि स्टेमिना बढ़ जाती है, स्टेमिना बढ़ता है। और हमें कोई, देखो, हमें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाना, मैं तो सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ हमें 21 तक पहुँचना है। रोज़ के अगर आप 21 लगाने लग गए, धीरे धीरे करके चलो ना, 1, 2, 3 ऐसे बढ़ाओ, बड़े प्यार से 21 सूर्य नमस्कार पे पहुंच जाओगे। तो ये आपकी दिनचर्या में, जैसे आपने पूछा, सुबह उठ के एक तो गर्म पानी, और एक जब आपका पेट साफ हो जाए उसके बाद आप ये सूर्य नमस्कार, ये कपालभाति 15 मिनट का ये करें। और फिर उसके बाद जब आपको महसूस हो कि मुझे भूख लग रही है, तभी खाना खाएं। उसके बाद अपना खाना धीरे धीरे चबा के खाएं। ऐसे आप अपने दिन को एक आखिरी सवाल इसका लेते हैं, थायराइड का, इसके बाद हम पीसीओडी पे जाएंगे। कि जैसे आप कह रहे थे कि लोग मोटापा और थायराइड दोनों आपके पास लेकर के आते हैं, तो आप उनको ये बताते हैं, तो इसका मतलब ये दोनों बीमारियां एक दूसरे की पूरक हैं। अभी भारत सरकार एक ऐड चलवा रही है रेडियो पे कि 2050 तक जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी होने वाली है वो मोटापा होने वाला है।
उसके लिए प्रधानमंत्री खुद आकर के ये कह रहे हैं कि अपने तेल कम कीजिए और बाकी चीज़ों को खाना कम कीजिए। इसका मतलब कि ये बहुत बड़ी गंभीर बीमारी होने वाली है। और आजकल यूट्यूब पे वीडियोस भी खूब चलते हैं मोटापा के नाम पे। जी। तो अगर हम अपने खान पान को, अपने आयोडीन को सही कर लें तो थायराइड खत्म हुई तो मोटापा खत्म, और मोटापा खत्म हुआ तो थायराइड खत्म। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ठीक नहीं। देखो, ऐसा तो नहीं है कि थायराइड खत्म हुई तो मोटापा खत्म। हाँ, लेकिन अगर मोटापा खत्म तो थायराइड चली जाती है। अच्छा, ये बात निश्चित है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको थायराइड नहीं है लेकिन वो फिर भी मोटे हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि आप पतले हो जाओगे तो थायराइड बहुत हद तक आपकी चली जाएगी। पतले भी अगर आप ये 32 बार के तरीके से जाओगे, देखो सर पिछली बार भी डिस्कस हुआ था, स्लाइवा एक अमृत का काम कर रहा है। जितना ज़्यादा स्लाइवा मिक्स होगा ना, आपका ये लार जो है मुंह का, ये जितना खाने में मिक्स होगा ना, ये अंदर की बीमारियों को हरता जा रहा है। आप खाना खाते समय आंखें बंद करके महसूस करो कि मेरे मुंह में खाना कैसे घूम रहा है, और देखो उसको कि किस तरीके से वो खाना। मैं ना आज भूल क्या गया, मतलब टाइम की शॉर्टेज थी। मैं घर से आपके लिए एक चाकू लेके आया। अच्छा, मारने के लिए नहीं, आपको एग्जाम्पल देने के लिए। मैंने कहा रास्ते से ना एक सेब हमारे पास था फ्रिज में, लेकिन वो बहुत छोटा सेब था। मैंने कहा रास्ते से कोई बड़ा सेब खरीदूंगा, पॉडकास्ट में लाइव आपको वो चाकू इसे ला दे, यहीं लाइव काटूंगा, छोटा सा पीस आपको उसको दूंगा और बताऊंगा कि इस तरीके से खाओ आप उसको। कोई बात नहीं, खैर कभी अगली बार मिलेंगे तो मैं आपको उसमें भी दिखाऊंगा। आप ये सर देखो, एक तो होता है कि हम ऑडियंस को बताने के लिए कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी मेरी जीत पता कब होगी? जब आप खुद से 32 बार करके ना, और आप कहोगे कि यार मैं सच में, मेरे जीवन में धारण हो गया, ये मेरी जीत होगी। अभी जो हमारे कैमरामैन साहब बैठे हैं, तो अभी इनसे भी हमारी बात हो रही थी। इन्होंने कहा था कि सर आप लास्ट टाइम आए थे, मैंने कोशिश की थी लेकिन छूट जाता है। 1-2 बार हुआ था लेकिन छूट जाता है। तो मैंने इनको बोला, मैंने कहा सर आप एक काम करना ना, आप मेरी वीडियो लगा लो खाना खाते समय। उन्होंने बोला कि सर मेरा वज़न सच में ज़्यादा हो गया है, तो दिक्कत तो है, अब तो कम तो करना ही है। आदमी बड़े तरीके खोजता है, बहुत कुछ करता है। इन्होंने पिछली बार सुना, इन्होंने सच में ट्राई भी किया। इन्होंने बोला अपने मुंह से कि मैंने ट्राई किया, लेकिन ट्राई करके ये बीच में विफल हो गए क्योंकि कामकाज कर रहे हैं और मेरे से इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा अरविंद जी, आप एक बार ट्राई करना ज़रूर, और फिर देखना। मैं कहीं और तो जाना नहीं, कोई पैसे देने नहीं मुझसे, कोई ऐसा नहीं कि मेरे से आगे कोई कोर्स खरीदना है, कोई पैसे देने, कुछ करना, घर जाके करना। एक नियम बना लो। जब एक देखो आपके सामने एक उदाहरण मैं बैठा हूँ कि अगर मैं आज सुबह मैं उठा था 5:30 बजे के करीब मैं उठा था, और मैं लगभग 7:30 या 8 बजे मैं अपना नाश्ता करने बैठा था। मैं यहाँ से, मेरा घर है करीब 150 किलोमीटर दूर है यहाँ से, तो मैं 150 किलोमीटर दूर 35 मिनट लगा के नाश्ता कर आया हूँ। तो आप ज़रूर, आप तो आसपास ही कहीं से आए होंगे, 20-25 किलोमीटर की दूरी के अंदर से ही आए होंगे जब आप अपने ऑफिस आए हैं, तो आप भी समय दे ही सकते हैं। बिल्कुल। जो देना चाहेगा ना, सुबह आप ये सोचो, जब स्वस्थ शरीर है ना सर, यही शरीर जब यंग और एनर्जेटिक होता है ना, सारी दुनिया वाह वाही करती है, सारी दुनिया कहती है अरे वाह आप तो एक बहुत बड़े अचीवर हो। हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है। सर सारा कुछ तो दिखने और स्वस्थ रहने का गेम है जब तक आप धरती पे हैं, वरना तो ये ज़िंदगी भी बोझ बन जाती है। हम तीसरे पे आते हैं क्योंकि समय में समेटना है हमको। तीसरा हमारा जो है वो पीसीओडी, एक बहुत बड़ी समस्या, जो बच्चियां बड़ी हो रही हैं, जो महिलाएं हैं, मतलब इस तरह के लोगों में एक बहुत बड़ी। और जब भी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो बताता है कि सबसे ज़्यादा मरीज इसी के आते हैं। और इसके पीछे लोग सोचते हैं कि केवल हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं, जबकि मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस है वो भी इसके लिए जिम्मेदार होता है। आपका क्या मानना है इस पर? बिल्कुल ठीक है सर। हम ना, आप पीसीओडी पे मुझसे पूछ रहे हैं, पीसीओडी एक ऐसा विषय है, इसके बारे में मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसा कहा जाता है कि हर 5 में से 1 महिला को पीसीओडी है। मतलब 5 में से 1 कितना बड़ा है, कितना बड़ा। मतलब हमारे देश की आबादी में मान लो अगर महिलाएं 50 करोड़ हैं, तो 50 करोड़ में से 10 करोड़ महिलाओं को पीसीओडी है। तो इसको तो ज़रूर हमें करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। तो पहले तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी भी जो है ना, एक तरीके का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अच्छा। पीसीओडी में बहुत सारी बच्चियां छोटी छोटी, अभी उनकी शादी भी नहीं हुई है, और उनको क्या हुआ है, चेहरे पे बाल आने शुरू हो गए हैं, और उनके फेस पे पिंपल्स होने शुरू हो गए, खून गाढ़ा है,
उनको जो माहवारी आती है, उनके मेंसेस आते हैं, वो मेंसेस टाइम पे नहीं आ रहे, बहुत लंबा समय हो गया मेंसेस ही नहीं आ रहे, परेशान हो गए, उनको पेशाब करने में जलन हो रही है, पेट में हल्का फुल्का दर्द हो रहा है, तो बाल झड़ रहे हैं, मोटापा कम ही नहीं हो रहा, मोटापा बढ़ता जा रहा है, बदसूरत होते जा रहे हैं देखने में। और कुछ महिलाएं जो शादीशुदा हैं, शादी के बाद वो बच्चा कंसीव करना चाहती हैं, वो बच्चा नहीं कंसीव कर पा रही हैं पीसीओडी की वजह से। ये सारी समस्याएं जो है पीसीओडी से निकल के आ रही हैं। ठीक है। पीसीओडी में जब किसी को पीसीओडी होता है ना, तो उसमें वो डॉक्टर के पास जाता है कि देखना डॉक्टर साहब ये सिम्टम्स हो रहे हैं, तो डॉक्टर कहता है कि आपको शायद पीसीओडी है, आप एक काम करो, अपनी सोनोग्राफी कराओ या अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराता है और उसमें क्या निकल के आता है कि आपकी जो ओवरीज हैं वो पॉलीसिस्टिक हैं। तो इट डजंट मीन कि आपको पीसीओडी हो ही गया है। फिर उसके बाद ये सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए ना, ये सारे सिम्टम्स अगर मैच होते हैं तो इट मीन्स आपको पीसीओडी, यानी कि इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज। पीसीओडी और पीसीओएस एक ही होता है, अलग नहीं होता। अच्छा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो ओवरीज हैं, इसमें जब महिलाओं को महीने में एक बार मेंसेस आते हैं, तो वहाँ पे उनका ना एक एग रिलीज होता है। हर महिला को एक एग रिलीज होता है और वो एग ओवुलेशन डे जिस दिन होता है, ओवुलेशन डे मेंसेस के द्वारा ये बाहर भी निकल जाता है। ठीक है। जो यूज में नहीं आता, जो यूज में आता है उससे बच्चा बन जाता है, जो नहीं यूज में आता वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। जिनको पीसीओडी होता है उनकी ओवरीज में एक नहीं, छोटे छोटे कई अंडे होते हैं। ओके। और वो अंडे समय के साथ बड़े होते चले जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते, वो अंदर ही ग्रो होते चले जाते हैं। ओके। और ग्रो होने की वजह से नीचे बहुत सारी सिस्ट बन जाती है महिलाओं की ओवरीज में, और उस वजह से उनको मेंसेस आने बंद हो जाते हैं, या आते हैं तो इरेगुलर हो जाते हैं। और उससे क्या होता है, उनके अंदर पुरुष वाले हार्मोन बढ़ जाते हैं। ओके। चेहरे पे बाल आना, सिर के बाल झड़ने लग जाना, छाती पे बाल आना, ये सब समस्याएं महिलाओं को आने, वजन ना कम हो पाना, वजन बढ़ते चले जाना, ये सब पीसीओडी के अंदर होता है। ओके। ये सब वो जो उनको ओवुलेशन नहीं हो पा रहा, अब कहेंगे कि ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, यानी कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल। आजकल जो लाइफस्टाइल है बैठे रहने का है। पहले महिला हो या पुरुष हो बाहर खेलने जाया करते थे, अब कोई खेलने नहीं जाता, बैठे रहते हैं एक जगह, और खाने के अंदर पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, चाउमीन, ये सब चीज़ें चलती हैं। जब ये सब कुछ हम खाते हैं और चलना फिरना बंद कर देते हैं, घूमने फिरने नहीं जाते, तो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर ना गंदगी जमा होती चली जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कभी आप देखना, कोई पुराना पाइप होता है ना पानी का, तो वो पुराने पाइप के अंदर अगर कभी उसको बदलवाएंगे, पाइप को रिपेयर करें, देखना अंदर ना एक बहुत सारी उल्ली जम गई है। चारों तरफ ना गंदगी जम गई है। अब वो जो गंदगी है ना, जब वो पहुंचते पहुंचते उसके बैक्टीरिया जब हमारी ओवरीज तक पहुंचते हैं, तो ये डिसऑर्डर जो है पीसीओडी का, ये महिलाओं को आ जाता है। और ये पीसीओडी को अगर ठीक करना हो तो क्या करना पड़ेगा? गंदगी को गायब करना पड़ेगा। ये जो शरीर में जो गंदगी जम गई है, हमारे पेट से ही अधिकतर बीमारियां जन्म लेती हैं। ये जो बीमारी है ना, ये भी पेट से जन्म ले रही है। ओके। पेट में इतनी गंदगी जमा हो गई है कि एक तो सबसे पहले बाहर का फास्ट फूड छोड़ देना चाहिए। और अगर फास्ट फूड नहीं छोड़ा जाता तो 32 बार कर लो, वो अपने आप छूट जाएगा। 32 बार मतलब धीरे चबा के खा लो। जो धीरे चबा के खाएगा उससे बाहर का ये फास्ट फूड पसंद ही नहीं आएगा, वो घर की रोटी पसंद में आएगी। खूब चबा के खाओ, खूब चबा के खाओ। अगर आपका पीसीओडी ना गायब हो तो आप मुझे पकड़ लेना। क्यों पकड़ लेना? क्योंकि ये बात भी अनुभव से बोल रहा हूँ। जितने ज़्यादा पेशेंट हमारे यहाँ पे पीसीओडी के ठीक हुए हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ फिर भी पेशेंट सब शब्द इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बताया कि हमें ये समस्या है, अब उनका पीसीओडी बिल्कुल ठीक हो गया। जो महिलाएं कंसीव नहीं कर पा रही थी आज वो कंसीव कर पा रही हैं। चेहरे के जो बाल थे वो बाल गायब होने शुरू हो गए। जो मुहासे उनको आ रहे थे वो मुहासे आने, पीरियड्स इरेगुलर बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं धीरे चबा के खाने की वजह से। और इसका एक नुस्खा भी है। अच्छा, लोगों को नुस्खे बड़े पसंद आते हैं तो इसलिए नुस्खा बता देना ज़रूरी है। इसका एक नुस्खा क्या है, महिलाओं की जो ये साइकिल होती है ये लगभग 28 दिन की, और ये जो चांद की साइकिल होती है ये भी लगभग 28 दिन की। तो चांद और इसका आपस में बहुत बड़ा संबंध है, आयुर्वेद में ऐसा कहा गया। ओके। तो जब किसी को पीसीओडी हो, पहले नंबर पे तो 32 बार को तो अपने जान बना लो कि 32 बार करना ही करना। दूसरा, एक कांच की बोतल ले लो, कांच की बोतल में पानी डालो और उसको रात को
चांद की रोशनी में रख दो चार्ज होने के लिए, उस पर पूरी रात भर चांद की रोशनी पड़ती रहे, 1-2 घंटा नहीं भी पड़ी तो चल जाएगा, लेकिन वैसे मैक्सिमम उसमें चांद की रोशनी। वो आपको थ्रू आउट द साइकिल जो आपकी चल रही है, आपको उसके अंदर सुबह उठ के वही पानी जो है आपको सिप सिप करके पीना है, जितना पिया जाए पी लो, बाकी दिन भर में भी वो पानी को फिनिश करना है। 1 बोतल पानी हर रोज़ चांद की रोशनी में रखो। देखने में ये टोटका लगेगा, लेकिन ये टोटके ही ज़िंदगी में काम आते हैं कई बार ना, तो ये टोटका आपके बड़े काम आएगा। और साथ में 32 बार यानी कि धीरे चबा के खाना। अगर पीसीओडी गायब ना हो जाए तो आप मुझे आगे कहना, क्योंकि मैंने ऐसा देखा सर, कुछ महिलाएं मुझे इतना धन्यवाद देने आई कि सर हमारे घर बच्चे का जन्म हुआ आपकी वजह से। मैंने कहा मैंने क्या किया? कह रहे सर ये धीरे चबा के खाने का सिखाया ना आपने। एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको, जब मैं आपका वीडियो पब्लिश किया उससे पहले जो मेरे चैनल पे रेशियो मेल और फीमेल के देखने का था वो कुछ 38% फीमेल थी और बाकी सारा मेल था। और जब आपका वीडियो पब्लिश हुआ और 28 दिन का एनालिटिक्स में देख रहा था तो 65% महिलाएं थी और बाकी मेल थे। तो सच में उनको फ़ायदा होता है, वो देखती हैं। और उन्होंने, मुझे तो ये लगता है कि बहुत से लोग घरों में आपको बिठा के रखे हुए हैं इस तरीके से कि भाई आप इनको देखो और इनसे चीज़ें भला होती हैं। एक बात बताइए मुझे, बहुत से लोगों के अंदर देखा जाता है कुछ सिम्टम्स पाए जाते हैं, पीरियड ठीक आता है फिर भी पीसीओडी होती है, तो क्या पीरियड्स को सही आना ये मान लें कि पीसीओडी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता सर। उसमें भी क्या होता है कि इसमें ना हार्मोनल डिसबैलेंस भी होता है। हार्मोनल डिसबैलेंस में क्या है कि आपके शरीर में पुरुष वाले हार्मोन्स आने शुरू हो गए हैं और उसका कारण भी यही है कि शरीर में गंदगी जमा हुई है। अभी तक आपके पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं तो भगवान का धन्यवाद करो और अभी से काम में जुट जाओ। आपको ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की। कोई दवाइयाँ, इसकी पीसीओडी की दवाई हमने सुना नहीं, इसमें अगर दवाई दी जाती है ना तो इसमें वो जो गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं वो दी जाती हैं इसके अंदर। 21 दिन की जो बच्चा पैदा ना हो उसके लिए जो महिलाएं खाती हैं वही गोली, चाहे आप विवाहित हैं चाहे अविवाहित हैं, यही गोली, बस ये ट्रीटमेंट है इसका। और उसके अंदर जो डलता है ना, वो जो जानवरों का जो दूध बढ़ाने के लिए जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं वो सब हार्मोन्स इसके अंदर डाले जाते हैं। तो वो आप अपने शरीर में डालने से अच्छा धीरे चबा के खा लो तो आपका पीसीओडी नहीं ठीक हो जाएगा। तो वो क्या ज़रूरत है आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने की? अगर आपका धीरे चबा के खाने से ठीक हो रहा है तो आप धीरे चबा के खाएं। ये बातें जो लोग सुन रहे होंगे ना वो उसको रिलेट कर पा रहे होंगे, जो इन समस्याओं से जूझ रहे होंगे। एक सवाल और भी है कि अगर हम अपने खाने से डेयरी प्रोडक्ट और ग्लूटेन को हटा दें तो पीसीओडी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? पड़ता है सर पीसीओडी पे। देखो जो शरीर की सफाई है ना, कुछ लोग ना लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं और कुछ लोग, क्या एक बहुत बड़ी आबादी है जो लैक्टोस इंटॉलरेंट है और उनको इस बारे में पता ही नहीं है कि ये होता क्या है लैक्टोस इंटॉलरेंट। ना ही उन्होंने कभी कोई जांच कराई, ना उनको पता है। तो उसमें क्या होता है, ये जो दूध वाले और डेयरी वाले प्रोडक्ट है ना, ये जब हमारे शरीर में जाते हैं ना, आप कभी एक काम करना सर, जो स्टील का बर्तन होता है, देखो कितना ज़्यादा प्लेन होता है स्टील का बर्तन अंदर से। जब हम स्टील के बर्तन में दूध गर्म करते हैं और उसके बाद उसको बर्तन को छोड़ते, तो देखना उसके अंदर एक लेयर जम जाती है। कुछ लोगों के शरीर के अंदर तो डाइजेशन इतना अच्छा है कि वो लेयर फेयर कुछ नहीं जमती, सब हजम हो जाता है, कुछ मर्जी खिलाओ लक्कड़ हजम। कुछ लोगों के शरीर में वो लेयर जमनी शुरू हो जाती है। तो ये जो गंदगी साफ करनी है, जो हमारे इंटेस्टाइन होती है ना, इंटेस्टाइन के अंदर ना मेरे पास समझाने जैसे, ये देखिए ये उंगलियां है ना, ये उंगलियां इस तरीके से हैं, ऐसे बाहर कुछ कुछ उभरा हुआ है। ये तो उंगलियां तो मोटी हैं थोड़ी, वो विलई होते हैं, बहुत पतले पतले विलई ऐसे चारों तरफ से निकले हुए हैं। इसके अंदर जाके गंदगी जमा हो जाती है। तो जब आप ये डायरी प्रोडक्ट छोड़ते हैं ना, अगर आपको पीसीओडी है और आप डायरी प्रोडक्ट छोड़ते हैं तो आपको बड़ा रिलीफ मिलता है। और वैसे अगर आप 32 बार करेंगे ना तो उसमें खाने में अंतराल इतना ज़्यादा आ जाता है 2 खानों के बीच में, तो अंदर के जो बैक्टीरियाज है ना, वो जो गंदगी जमी हुई है उनको समय मिलता है उस गंदगी को खाने का। अगला भोजन ऊपर से आने से पहले पिछली गंदगी को वो साफ कर देते हैं अपने आप। हाँ, यही तो इंटरमिटेंट फास्टिंग है। वहाँ रात को तो 16 घंटे की होगी, दिन में भी आपकी 5-6 घंटे की इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई ना। और मैं तो सबको कहूँगा, किसी को डायबिटीज़ है या नहीं है, मैं तो सबको कहूँगा कि भाई दिन में 2 बार खाना खाओ। और इसको संभव करने के लिए 32 बार के बिना ये संभव हो नहीं सकता। कितनी मज़ेदार बात है। आपको अभी जब मैं आपको सुन रहा हूँ ना, तो पुरानी जो किताबें पढ़ा हूँ या मोटिवेशनल स्पीकर की किताबें हैं, कुछ शास्त्रों की हैं, कुछ ऋषि मुनियों की कहानी हम पढ़ते हैं ना, वो यही सब तो बताते थे, तब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा था। अब लोग भूल गए हैं, आपने याद दिलाया तो चमत्कार होने लगे। पीसीओडी पे एक आखिरी सवाल मेरा कि
जो पीसीओडी जो लोग इससे जूझते हैं, क्या डिप्रेशन और एंजाइटी का कोई तालमेल है क्या आपस में? होता है सर, ये भी इसमें होता है। जब हमारे अंदर हॉर्मोन्स दूसरे आ जाएं, हमारा शरीर तो बना एक महिला का, और महिला के शरीर में जब पुरुष के हॉर्मोन्स आने लगते हैं तो चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, डिप्रेशन आना, ये भी इसका एक पार्ट होता है। तो उनके अंदर ये चीज़ नोटिस की जाती है कि ये सब सिम्टम्स उनके अंदर आ रहे हैं। कुछ वो अपने शरीर के हालात देख के भी इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। वो महिलाएं जो पीसीओडी में वो वज़न घटाने की बड़ी, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर सीधा बोलता है कि वज़न घटाओ, आपको पीसीओडी ठीक करना है तो, लेकिन वो डॉक्टर ये नहीं बताता कैसे घटाओ। तो हम यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं, धीरे चबा के खाओ, 32 बार से खाओ, छोटे निवाले लो, आपका पीसीओडी भी ठीक होगा, थायराइड भी ठीक होगा, डायबिटीज़ भी ठीक होगा। एक छोटा सा ही तो काम है, वही करना है। और सबसे बड़ी बात है कि इलाज सबको चाहिए, करना किसी को नहीं है। हाँ, करना किसी को नहीं है। देखो, लेकिन करने से, देखो मैं तो सर्वेश जी आपके यहाँ पे ना क्या है, एक मुद्दई भी हैं जिनको आप करा सकते हैं। तो हमारे साथ बैठे अरविंद जी, हम, भगवान ने चाहा, हमारे सब्सक्राइबर्स ने इतना प्यार दिया, हो सकता है अगली बार बुलाएं, आप मुझे दोबारा बुलाएं। अगर आपने मुझे दोबारा बुलाया और हो सकता है अरविंद जी का 5 किलो भी कम हो गया तब तक, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगली बार हो सकता है कि पॉडकास्ट को होस्ट करने हमारे कैमरामैन साहब आ जाएं और करवा सकते हैं हम। हाँ, हम लाइव एग्जाम्पल दिलवा देंगे। मजेदार बात क्या है ना, हाँ, अगर जनता ने मांगा, हाँ, तो आप जो अलग अलग विषयों पे काम करते हैं ना, एक ऐसी चीज़ आपके साथ मैं बनाऊंगा कि मैं सीरीज दे दूंगा इन लोगों को। अगर इन्होंने डिमांड की कि मुझे इस पे चाहिए, अगर उन्होंने विषय दिया, क्योंकि मुझे भी तब मज़ा आता है ना। देखिए, 1 घंटा कोई हम लोग के साथ समय बिता रहा है, हम लोग बैठ करके बातें कर रहे हैं, दूसरे लोग देख रहे हैं, जब वो आके कहते हैं ना कि आप दोनों का थैंक यू, आपने ये विषय लाया, या आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछते हैं, हमारा ये भला हुआ ना, तो हमें लगता है कि हमारी बातचीत सार्थक है। हम बैठते तो नोएडा में हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान, जी, और मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स को देख रहा था, टॉप 10 के 10 देशों में बहुत अच्छी व्यूअरशिप है। जी। तो जब उनको फायदा होता है ना, तो अपने को बड़ा मजा आता है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल चलते चलते, क्योंकि आपको भी जाना है और समय भी हो चुका है लगभग, कि एक आइडियल स्वस्थ व्यक्ति की जीवन शैली, या मैं कहूँ कि दिन की शैली कैसी होनी चाहिए, 24 घंटे का रूटीन कैसा होना चाहिए, या आपका कैसा रहता है? देखो सर, मैं अपने आप को कोई बहुत आइडियल इंसान तो नहीं समझता, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एक स्वस्थ इंसान का सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसका मन शांत होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर मन शांत नहीं है ना, तो स्वस्थ तो वो वैसे ही नहीं रह पाएगा। तो मन शांत करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आज ना आपके पास डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है चारों तरफ से, आपको 1 सेकंड नहीं लगती भटकने में। और मैंने अभी कुछ दिन पहले ना एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, नाम तो नहीं लूँगा, उनके शायद 11 मिलियन है इंस्टाग्राम पे, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, वो भी हेल्थ के ऊपर बना, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो इंसान ना किसी लड़की के चक्कर में, उनका बड़ा वायरल हुआ है वो, अब पता नहीं सच्ची है बात झूठी है, लेकिन वो किसी लड़की से कोई अश्लील बातें कर रहे थे, वो वहाँ पे वायरल हुए। तो मैं ये कहता हूँ कि यार, इंसान जब भटकता है, कब भटकेगा? जब वो आधुनिकता में फंस जाता ना। वो वैसे तो ज्ञान दुनिया भर का पेल रहा है कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन इंसान भटकता तब है जब मन शांत ना हो। अगर किसी का मन शांत है ना, मेरा कोई दिन ऐसा नहीं जाता सर जब दिन में 10-15 बार मैं भगवान से धन्यवाद ना करूं। आज जब मैं घर से चल रहा था ना, तो मेरी वाइफ भी साथ में थी, मैं उनको मायके छोड़ा रास्ते में, फिर मैं यहाँ आया हूँ आपके पास। तो मैं अपनी वाइफ को ये बता रहा था, कह रहे यार, मेरा ना बचपन में एक सपना था कि मेरे पास एक मारुति 800 हो और मैं अपने मामा के घर वो चला के जाऊं और अपने सारे कजन्स को दिखाऊं कि देख भाई, मेरे पास भी कार है। तो मेरा ये सपना जो था मारुति 800 वाला 2004 में पूरा हो गया था। अच्छा, 2004 में पूरा हो गया? 2004 में हो गया था। तो आज तो 2025 है, आज तो परमात्मा ने इतना कुछ दे दिया कि मैं क्या कहूँ। तो मैं वही बता रहा था, मैंने कहा यार तू एक चीज़ देख, जो मैंने सपना भी नहीं लिया था, भगवान वो भी मुझे दे रहा है। मैंने कहा मैंने तो किसी भी चीज़ का इन बातों का मैंने सपना ही नहीं लिया था कि वो सब कुछ दे रहा है। तो एक आदर्श इंसान का जो आप कह रहे हैं ना, दिनचर्या का भाग, सबसे बड़ा भाग जो है, उसको सबसे पहले सुबह उठते ही ना, एक बार कुछ भी हो,
अपने छत पे जाओ या किसी पार्क में जाओ, क्योंकि प्रकृति वहीं मिलती है। भगवान मंदिरों में, मूर्तियों में भगवान नहीं पाया जाता, भगवान तो प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। तो भगवान के पास जाओ, आपको जो भी समय मिला आंखें बंद करो और उनसे बातें करने का प्रयास करो, उनका धन्यवाद करो, क्योंकि धन्यवाद के विषय तो बहुत मिल जाएंगे आपको जीवन में। फिर उसके बाद ये पूछो, क्या मेरा शरीर ठीक है? अगर शरीर ठीक नहीं है तो शरीर को ठीक करने की विधियाँ, जो जैसे कि जो मैंने बताया, धीरे चबा के खाना, या कोई और बताता, आपके चैनल पे कुछ योग पुरुष भी आए हैं मैंने देखा, तो वो योगा बताते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही बताया हुआ करो, किसी का भी करो जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहता हो। आपको योग करना, प्राणायाम करना, वो सब करना, अपना शौच इत्यादि करके उन कामों में लगो। फिर अपने काम को जो है, एक आदत मेरी बहुत अच्छी आदत है, जो कभी कभी नहीं भी करता मैं इसको, लेकिन ये बहुत अच्छी आदत है मेरी, जब मैक्सिमम टाइम मैं इसे करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपने ऑफिस में जाते ही डायरी सामने है मेरी एक, उस डायरी पे मैं टास्क लिखता हूँ सारे, कि आज मुझे ये टास्क करने हैं। ठीक है। मैं करीब 10 से 15 के बीच में टास्क डेली लिखता हूँ उस डायरी के ऊपर, और वो डायरी का वो पेज खुला रहता है पूरा दिन, बंद नहीं होता। तो मैं जब भटकने लगता हूँ, मैं वो डायरी की तरफ देखता हूँ, ये काम किया। कोई मुश्किल काम भी जो मैं नहीं कर पाता हूँ, मैं उस पर लिख लेता हूँ, जो मुझे लगता है ना कि ये बहुत मुश्किल काम है। अगर वो सिर्फ आपके मन में रहेगा, आपके दिमाग में रहेगा, तो आप कहीं ना कहीं वो टास्क इग्नोर भी कर दोगे। मैं शाम को अपनी परसेंटेज चेक करता हूँ कि अगर मैंने 60% टास्क भी पूरे कर दिए ना, मैं शाम को बड़ा खुश सेटिस्फाइड महसूस करता हूँ कि यार मैं कुछ करके आया हूँ ज़िंदगी में। ये नहीं कि मैं नीचे, देखो मेरा ऑफिस है, मेरा स्टाफ बैठा है वहाँ पे, मैं चाहूँ तो कुछ ना भी करूँ और बैठा रहूँ, कौन देखेगा, कौन देखने वाला है, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है। ऐसे हर इंसान के साथ, चाहे वो नौकरी भी क्यों ना करता हो, आप अपने टास्क लिखो, सिर्फ नौकरी के नहीं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के। कई बार उस टास्क में ना, जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम पूछा था, जैसे आपका पॉडकास्ट का स्टूडियो है, मैंने पूछा था कि हमें वहाँ पे पॉडकास्ट का स्टूडियो बनाना। ये मेरी डायरी पे लिखा पाएगा। जिस दिन मैंने आपको कॉल करके पूछा था ना कि सर क्या क्या इक्विपमेंट लेने, तो मेरी डायरी में लिखा पाएगा ये कि मैंने आपसे ये पूछना है। तो मैं ये टास्क बना के जीवन को अगर ऐसे दिशा में लेके चले ना, और एक भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे को ना ऐब की तरफ मत ले जाना कभी, मतलब नशे वगैरह से मुझे दूर रखना, क्योंकि ये अगर जीवन में आ जाते हैं ना तो इंसान गलत रास्ते पे बड़े आसानी से भटक जाता है। तो इन चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ। अपने परिवार की तरफ ध्यान देना, यही एक इंसान का, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दो। और एक कहीं ना कहीं जब भगवान हमें पैसा भी देता है ना, पैसा भी आ ही जाता है जब काम करते हैं, तो आप पैसे के लिए ना भी काम करो, पैसा आता है। तो मेरी एक प्रार्थना ये भी रहती है कि भगवान ये पैसा ना किसी तरीके से समाज के लिए लगवाना। मेरी ज़रूरतें कितनी होंगी सर, एक घर ले सकता हूँ, एक गाड़ी ले सकता हूँ, खाना खा सकता हूँ, इसके बाद वो पैसा तो मेरे को कोई गोली मार देगा कल को। अगर मेरे पास ऐसे ही पैसा पड़ा होगा तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान ये समाज के काम में लगवा देना किसी। ऐसा नहीं, मुझे ये नकल भी नहीं करनी किसी की कि लंगर लगाने हैं जाके, जहाँ सारी दुनिया लगा रही है मैं भी लंगर लगाना। मैं कहूँ ये ऐसा काम कराओ, जैसे अब ये हमारा 32 बार है, 32 बार के लिए भी अगर मैं ये पैसा लगा दूँ, मैं जैसे वो हमने बिल्डिंग बनाई, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि हमने एक ऐसी बिल्डिंग बनाई है जहाँ पे लोगों से हम इलाज के लिए कोई पैसा नहीं लेंगे। यही जैसे बीमारी है थायराइड, PCOD, ये सब जो बीमारियाँ है ना, ये कहना बड़ा आसान है, कुछ लोग वीडियो में भी सुन लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कन्विक्शन तभी होती है जब आमने सामने बैठे हैं। तो उन लोगों के लिए मैंने वो स्पेस क्रिएट किया जहाँ पे सब लोग एक साथ बैठेंगे। पैसा किसी से 25 पैसे भी नहीं लेने, हमने किसी से कुछ नहीं लेना। कोई ज़बरदस्ती भी दे तो हाथ जोड़ के मना कर दे। अभी हमारे देखो हर देश में सब्सक्राइबर हैं। कई बार मुझे कुछ लोग कहते हैं सर हम आपको ना डोनेशन देना चाहते हैं। मैंने कहा मुझे चाहिए नहीं तो क्यों दोगे आप, मुझे चाहिए ही नहीं, किस लिए देनी है और करूँ क्या मैं उसका, आज तो नहीं ज़रूरत है, जितना है उससे हम कर रहे हैं। तो वो हम हॉल बनाया हमने वहाँ पे काफ़ी बड़ा, उसमें लोग आएंगे और उनको अपने सामने बिठा के भोजन कराएंगे। उनको आदत ना पड़ जाए तब तक हम उनको जाने नहीं देंगे। ये हम करना चाह रहे हैं। क्या बात है, एक मज़ेदार बात जो आपसे बात करके लगी मुझे ना, मैं अभी सोच रहा था आप जब बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में वही चल रहा था। तमाम लोगों के साथ पॉडकास्ट करता हूँ, हर आदमी का अपना एक एजेंडा भी होता है। हम लोग भी कई बार चाहते हैं कि भाई जो सामने आया व्यक्ति उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो निकल के पॉडकास्ट में आ जाए। अगर वो कुछ करते हैं उनसे किसी का भला हो सकता है तो ठीक है, होता है, एक मंच होता है जहाँ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं।
लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं ना कि इस पूरे पॉडकास्ट में, ये दूसरा हमारा पॉडकास्ट में है, लेकिन कहीं भी आपने ये नहीं कहा कि आप इन चीज़ों से पैसे कमा लें या आप किसी अपनी चीज़ को प्रमोट करते हुए नजर आएँ या कहीं पे कोई पैसा मांगते हुए आप नजर आए, या कोई ऐसा चीज़ हो जिसको आपने छिपा के रखा हो कि भाई आप मेरा सेमिनार ज्वाइन करिए, वेबिनार ज्वाइन करिए, तब मैं आपको बताऊँगा। आपने सिर्फ एक बात की है कि कर लो यार, कुछ नहीं मांग रहा, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बहुत बड़ी बात है। और शायद आपका ना 2-3 चीज़ें जो मुझे दिखती हैं जब आप मेरे साथ बैठते हो, एक तो बड़े सेटिस्फाइड भाव दिखते हैं, आप संतुष्ट हैं, बहुत बैलेंस हैं, कोई अकुलाहट नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। और शायद आपकी नीयत ऐसी है, इसलिए नियति आपका साथ दे रही है कि आपको बहुत नहीं चाहिए, वरना कौन मना करता है किसी के पास डोनेशन आ रहा है, उस पैसे का तो हिसाब किताब भी नहीं देना होता। सर वो करेंगे क्या, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मेरे पास आज रोटी खाने का पर्याप्त पैसा है, मेरे पास सुंदर सा घर है, गाड़ी भी है। अब मैं वो जो एक्स्ट्रा धन आ जाए उससे तो बुराइयां ही खरीद सकता हूँ। बात तो सही। मुझे नहीं लग रहा कि मैं उस एक्स्ट्रा धन से एक एक्स्ट्रा घर खरीद के मुझे क्या मिल जाएगा। मेरे को सिर्फ टेंशन रहेगी कि यार कल को वहाँ पे कोई किराएदार कब्जा करके बैठ गया, कोई कुछ ऐसा हो गया, क्या उसका क्या करूँगा। जितना है ना वो बहुत अच्छा है, जितना है बहुत अच्छा, और मेहनत का पैसा है जो है बड़ा खुशी देता है अंदर से। ये नहीं कि किसी को ठगी करके चोरी करके 1 रुपया नहीं लिया किसी से, और ना लेने की कभी कोई इच्छा होती। मैं कई बार क्या होता है सर, जैसे मान लो आप किसी दुकानदार से सामान लेने गए ना, मेरे स्वभाव में ये विपश्यना करने के बाद से मेरे स्वभाव में आ गया। मैं किसी दुकानदार से कोई सामान लेने गया और उसने मुझे पैसे वापस किए तो मैंने गिनती किए बिना जेब में रख लिए, और बाद में मैंने देखा कि भाई उसके ना ये इतने पैसे मेरे पास वापस जो भी थे, मुझे अब याद नहीं है कितने एग्जैक्ट थे, कि इतने पैसे मेरे पास वापस आ गए। तो मैं अपने घर से वापस गया उस दुकानदार के पास और मैंने उनको वो पैसे वापस दिए। मुझे अंदर से इतनी संतुष्टि हुई ना सर, जब मैं वो पैसे ऐसे वापस करता हूँ। किसी का एक पैसा भी फालतू का मुझे नहीं चाहिए। जो मेरे हक का है वो परमात्मा जो जिसने पूरी दुनिया बना दी, जो सब कुछ बना रहा है, वो मेरा बुरा कैसे करेगा, वो मेरी ज़रूरतों को कैसे इग्नोर करेगा। जहाँ मेरी ज़रूरत है वो तो देता ही जाएगा। और मेरी माताजी ना, जब मेरी माताजी का स्वर्गवास हुआ था तो उससे पहले ना वो मेरे को एक आशीर्वाद देती थी। मेरी माताजी कहती थी कि बेटे एक समय ऐसा आएगा तू रख रख भूलेगा। अच्छा। और परवेश जी ये बात कैमरा पे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन वो समय है मेरे साथ वो समय है कि मैं सच में भूल जाता हूँ। मैं भूल जाता हूँ पैसे के मामले में। मैं ना तो मुंजी हूँ कि मेरे को कोई चाहिए कहाँ गया पैसा, और ना मैं ऐसा कि यार किसी से लेना है। तो जो जैसा हो जाए वो ऐसा हो जाए। और मैंने एक चीज़ देखी, ऐसा स्वभाव करने से ना माता लक्ष्मी हमेशा प्रसन्न रहती है। माता लक्ष्मी कहती है कि मैं इस बच्चे का साथ नहीं छोड़ूंगी, वो नहीं छोड़ती। तो जो लोग जीवन में बहुत शिकायती होते हैं ना, उन्हीं को चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि ऐसा लोग कहते भी हैं, लॉ प्रोटेक्शन में भी कहा जाता है, मैनिफेस्टेशन भी कहा जाता है, या कि आप जिन चीज़ों की जितनी शिकायत करते हो, चाहते भी उसको उतना ही हो, तो शिकायत भारी पड़ती है, चाहत कम हो जाती है, वो आपको मिलती नहीं है। मज़ेदार बात क्या, इसको और भी मैं खींचना चाहता था क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब सच में एंटरटेन हो रहा हूँ इन चीज़ों से। ये एक इंफोटेनमेंट का पॉडकास्ट समझिए इसको, जहाँ इन्फॉर्मेशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है, लेकिन हमारे गेस्ट को यानी कि स्वीकार भारद्वाज जी को जाना है, ठीक ठाक टाइम भी हो गया है। एक बात ये समझिए कि धरती पे जब तक हम जिंदा हैं, ये सारी जद्दोजहद तब तक ही है। एक बार आंख बंद हुई तो सब खत्म। कौन दुनिया, कौन दारी, कौन सा परिवार, कौन सी दौलत, कौन सा मकान, कौन सी गाड़ी। लेकिन अगर सच में आज इस समय कोई चीज़ कीमती है ना, तो वो आपकी शरीर है। और इसी शरीर पे ये सारी क्रिया करने की बात चल रही कि जब तक आप धरती पे रहें, स्वस्थ रहें, जीते जी जीवन आपका नर्क ना बने। और जीते जी जीवन नर्क कब नहीं बनेगा, जब आप स्वस्थ होंगे। और स्वस्थ होने के लिए इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए आपको, और इसको फॉलो करने के लिए किसी पैसे लगने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर इसको आपने फॉलो कर लिया तो इस पे जाने वाले सारे पैसे भी बंद हो जाएंगे, वो भी आपके पास हो जाएंगे, तो आप ऐसे ही धनाढ्य हो जाएंगे। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, इतनी बातें करने के बाद बच गया है, बहुत कुछ चाहिए, या स्वीकार भारद्वाज जी के अंदर से बहुत सी चीज़ें निकालनी है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जैसे ही आप कमेंट में लिखेंगे, मैं तुरंत इनको फ़ोन करूंगा कि आ जाइए, कुछ और भी सवाल आए हैं, बातचीत करने की ज़रूरत है। और लगता है कि अगर ये सब कुछ पूरा हो गया है तो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, क्योंकि आपने इतना समय दिया।
तो मैं अगली बार तीसरे एपिसोड के लिए भी तैयार रहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत से सवाल हैं जो बाकी रह गए हैं। बस अब आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा, और फिर तब तक आप भी इंतज़ार करिए नए एपिसोड का, और मैं भी इंतज़ार करता हूँ नए गेस्ट का।